क्या आपको अभी तक होमोजेनियस हेटेरोजेनियस में डिफरेंस पता नहीं चला? क्या सेपरेशन के बेस अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे? क्या अभी तक टिंडल इफेक्ट भी समझ नहीं आ पा रहा? इस चैप्टर को पढ़ के ऐसा लग रहा है दिमाग के सारे फ्यूज उठ गए हैं। तो बस ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए। बस यहाँ पर आ गए हो ना, इसका मतलब ये चैप्टर समझ आ जाएगा। बस मजे से बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को समझ लेंगे। बस ये काम करना है, लेट के कोई वीडियो नहीं देखनी। और क्या करना है, आप एनसीईआरटी लेके आओ, पेन लेके आओ, पेंसिल लेके आओ, कॉपी लेके आओ और नोट डाउन करना शुरू कर देना जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी। सो हाय एवरीवन, हाय फ्यूचर साइंटिस्ट, मेरा नाम है वंशिका शर्मा। मैं हूं आपकी साइंस की एजुकेटर। मिष्टी क्लासरूम में आपका बहुत बहुत ज्यादा वेलकम है। सो सबसे पहले एनसीईआरटी लेके आओ। चलो चलो उठो, एनसीईआरटी लेके आओ। क्विक क्विक चलो ले आयो, मैं वेट कर रही हूँ। आई एम वेटिंग। पॉज करो वीडियो को, लेके आओ एनसीईआरटी। यस लेके आओ। हाँ जी आप भी लेके आओ, मैं देख रही हूँ आपको। यस यू आपको देख रही हूँ, मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ। हाँ जी लेके आओ, ले आयो। ठीक है जी, तो करे एक्सप्लोरेशन की जर्नी का स्टार्ट। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ठीक है बेटा, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन जो है हमारा चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें बेसिकली हमने करना क्या है, इसमें हमने सेपरेशन के वेज पढ़ने हैं। मिक्सचर क्या है, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस क्या है, सोल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी का कर्व क्या है, सॉल्युबिलिटी में सैचुरेशन पॉइंट क्या है, उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स को प्रेजेंट करने के वेज क्या है, लास्ट में टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ज्यादातर हम पढ़ते हैं सेपरेशन के वेज को पढ़ेंगे इसमें। ठीक है बेसिकली, तो बेसिकली चैप्टर को कैसे पढ़ना है यहाँ पे, अगर आप देखो तो इस चैप्टर में क्या पढ़ाया गया, इस चैप्टर में हम ये सब कुछ पढ़ेंगे, सेपरेशन के वेज, ये सब कुछ। आप देखो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है कि यू हैव लर्नड अबाउट द मिक्सचर एंड सम सिंपल मेथड्स टू सेपरेट देम। इन दिस चैप्टर यू विल एक्सप्लोर मिक्सचर एंड इन ग्रेटर डेप्थ इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, वेरियस टेक्निक टू सेपरेट देम। मतलब यहाँ पे यही बताया गया कि कैसे कैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे पूरे में ओवरव्यू दे दिया चैप्टर का कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इसमें बोला हुआ है कि जो व्हाई डू सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल इन द मडी वाटर ओवर टाइम बट नॉट इन द मिल्क। जब वीडियो की स्टार्टिंग हुई थी तो मैं एक कांच के गिलास में एक मिक्सचर को मिक्स कर रही थी, याद आ गया, अभी तो स्टार्ट हुआ, मिक्स कर रही थी, तो मैंने साइड में रख दिया, तो ये पार्टिकल्स हो गए सेटल डाउन। देखो ध्यान से, नीचे दिख रहे हैं आपको ये पार्टिकल, दिख पा रहे हैं ये पार्टिकल सेटल डाउन हुए, हो गए ना। देखो मैं फिर से ऐसे कर देती हूँ स्टार्ट, अब दिखे नीचे, अब नहीं ना दिखे, पर थोड़े टाइम बाद अगर आप देखोगे तो पहले दिखे ना, पहले दिख रहे थे ना, मतलब थोड़े टाइम बाद क्या हो गए, वो सेटल डाउन हो गए, वो क्या हो गए सेटल डाउन। बट मिल्क में ऐसा क्यों नहीं होता, मिल्क में तो कब का रखा हुआ मिल्क, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, ग्रेविटी जो फोर्स है वो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। इसके पार्टिकल थोड़े हैवियर है, सैंड के या आप टर्मरिक के बोलो, वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, जबकि मिल्क के पार्टिकल थोड़े लाइटर होंगे, वो ऊपर ही सस्पेंडेड रहेंगे। ये वाला फर्स्ट वाला टॉपिक क्लियर हो गया आपको, बोलिए फर्स्ट वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब सेकंड वाला टॉपिक बोला हाउ इज इवेपोरेशन डिफरेंट फ्रॉम द बॉइलिंग। इवेपोरेशन बॉइलिंग से डिफरेंट कैसे है। देखो इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन का मतलब क्या है, आप इसी पानी को बाहर धूप में रख के आना, ठीक है, अभी तो धूप चली गई होगी, सुबह कल सुबह धूप में रख के आना, तो क्या होगा, ये इवेपोरेट होना शुरू होगा, लेयर बाय लेयर इवेपोरेट होना शुरू होगा। या कोई फिक्स टेम्परेचर होगा कि 80 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 100 डिग्री पे ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं मैम कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है, इसका कोई फिक्स नहीं है। पर जब आप बॉइलिंग में देखोगे ना, बॉइलिंग में आपको फिक्स टेम्परेचर है। पानी कितने डिग्री पे बॉइल होता है मैम, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो बस इवेपोरेशन और बॉइलिंग में यही डिफरेंस है, इसमें फिक्स टेम्परेचर दे रखा है, इवेपोरेशन में क्या दे रखा है, फिक्स टेम्परेचर देख रखा है। बट सॉरी, इवेपोरेशन में फिक्स टेम्परेचर नहीं दे रखा, वेरी सॉरी बच्चा, इवेपोरेशन में फिक्स टेम्परेचर नहीं दे रखा, जबकि बॉइलिंग में आपको फिक्स टेम्परेचर पता है कि इतनी डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डू यू सी ब्राइट रेज ऑफ सनलाइट when it passes through the small gaps between the leaves of a dense tree। इसका सिंपल क्या है, इसका आंसर है टिंडल इफेक्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे।
क्लास के लास्ट में इसको पढ़ेंगे, इसका आंसर टिंडल इफेक्ट है, वैसे इसको क्लास की लास्ट में पढ़ लेंगे। पहली स्लाइड आप सभी को क्लियर होगी है बच्चे, पहली स्लाइड क्लियर। पहली स्लाइड में कुछ भी नहीं है, पहली स्लाइड में बस ये बताया है कि चैप्टर है क्या बेसिकली, ठीक है। अब आ जाओ मिक्सचर क्या है। देखो बोला हुआ हाउ कैन वी क्लासीफाई मिक्सचर, मतलब मिक्सचर को किस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो, मिक्सचर की क्लासीफाई करना, मिक्सचर को किस तरीके से आप तोड़ सकते हो। तोड़ मतलब मिक्सचर के कौन कौन से टाइप्स हैं, क्लासीफाई करना मतलब टाइप कौन कौन से मिक्सचर की। देखो मिक्सचर के बेसिकली दो टाइप्स होंगे, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। अगर आप होमोजीनियस की बात करो, होमो मतलब सेम, होमो का मतलब क्या होगा सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होगा डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होगा डिफरेंट, होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। अब होमोजीनियस का मतलब क्या, होमो का मतलब जहां पे सेम कॉम्पोजिशन है। सेम कॉम्पोजिशन मतलब देखो जब मैंने इसको मिक्स किया तो जो फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर है, थर्ड लेयर है, वो सभी सेम दिखाई दे रही है, नहीं पता लगा। देखो सिंपल, सैंड ये सैंड वाला था ना, आप ऐसे करना, सॉल्ट को प्लस वाटर को मिक्स करना, अच्छे तरीके से स्टर करना, मिक्स किया। अब आप पहली लेयर वाला पानी पीना और सबसे लास्ट वाले में से सिप लेना। अब देखना पहले वाले में से भी आपको वही टेस्ट आ रहा होगा, लास्ट वाले में वही टेस्ट आ रहा होगा, मतलब सेम कॉम्पोजिशन हुई। इसका मतलब क्या हुआ, सेम कॉम्पोजिशन हुई। तो होमोजेनियस में क्या है, जहां पर मिक्सचर की या सोल्यूशन की सेम कॉम्पोजिशन हो वो होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस में सेम कॉम्पोजिशन बिल्कुल भी नहीं होगी, हेट्रोजेनियस में सेम कॉम्पोजिशन बिल्कुल भी नहीं होगी। जहां पर सेम कॉम्पोजिशन वो होमो, जहां पर सेम कॉम्पोजिशन नहीं है वो क्या है हेट्रो। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अ वेल स्टर्ड मिक्सचर, a well stirred mixture of sugar and water is equally sweet in the first and the last sip। यही बोला मैंने सॉल्ट वाली एग्जांपल दी कि सॉल्ट वाला फर्स्ट सिप में और लास्ट सिप में सेम ही दिखाई देता है, सेम ही उसका टेस्ट है, सेम ही सब कुछ है, तो वो क्या होगा होमोजेनियस। एग्जाम्पल क्या है होमोजेनियस की, विनेगर हो गया, विनेगर को एसिडिक एसिड बोलते हैं, या आप अल्कोहल प्लस वाटर ले सकते हो, ठीक है। एरिएटेड ड्रिंक्स वगैरह, एरिएटेड ड्रिंक्स क्या है, जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो उसको क्या कहते हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स। हेट्रोजीनियस में क्या आ जाएगा, हेट्रोजीनियस की एग्जांपल क्या हो जाएगी, हेट्रोजीनियस देखो, हेट्रोजीनियस का मतलब है हेट्रोजीनियस में जिसमें सेम कॉम्पोजिशन नहीं है, सेम कॉम्पोजिशन नहीं है। जैसे यहाँ ये एग्जांपल, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर वाटर दिखाई दे रहा है और नीचे देखो पार्टिकल्स दिखाई दे रही है, सेम कॉम्पोजिशन नहीं है, मतलब ये क्या है हेट्रोजीनियस, सैंड प्लस वाटर। ये देखो यहाँ पे देखो सेम कॉम्पोजिशन दिखाई दे रही है, यहाँ पे अगर फर्स्ट वाले में, उसके बाद में मड थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, उसके बाद में ये सारे पार्टिकल सस्पेंडेड है, ये पार्टिकल क्या है सस्पेंडेड है, तो ये क्या है हेट्रोजीनियस, जहां पर सेम कॉम्पोजिशन बिल्कुल भी नहीं है। देखो द सैंड पार्टिकल्स आर इजिली विजिबल इन द वाटर एंड द सेटल विद द टाइम, सेटल हो गए टाइम के साथ, हमने यहाँ पे देख भी लिया कि टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं। अब इज द मिक्सचर ऑफ ऑयल वाटर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, कैन यू थिंक सम ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। इसने क्वेश्चन पूछा क्या ऑयल का मिक्सचर होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, अब तुम खुद बताओ ऑयल प्लस वाटर क्या है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, मैं देखूंगी किसका आंसर सही है या गलत। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड में भी यही बताया गया है, होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, और हेट्रोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये तो भाई अपने आप को पता लग गया कि होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। होमोजीनियस में आप एयर को भी ले सकते हो, एयर हर जगह यूनिफॉर्म है, यहाँ एयर कम है, यहाँ एयर ज्यादा है, यहाँ एयर थोड़ी ज्यादा कम, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना, यहाँ पे भी वैसी है, यहाँ पे भी वैसी है। अगर आप यहाँ पे खड़े होकर सांस लोगे या थोड़ी नीचे होकर सांस लोगे, सांस तो तुम्हें वैसी आ रही है, ऑक्सीजन तुम्हें वैसे सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन भी हर जगह इक्वली स्प्रेड है ना, इक्वली सप्लाई हो रहा है, तो मतलब होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस जैसे सलाद वगैरह, ऑयल एंड, यार इसका आंसर तो यहाँ पे मिल गया ऑयल एंड वाटर का। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल समझ आ गई आप सभी को, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्लियर है, थम्स अप भेज देना अगर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यही है कि इन्हीं दो चीजों को मिक्स किया, मैम ये तो मिक्सचर था, मिक्सचर ही है सोल्यूशन, मिक्सचर सोल्यूशन वन ऑफ द सेम थिंग, इन दो चीजों को मिक्स किया, क्या किया सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में जिस चीज में आप मिक्स कर रहे हो, जिस चीज में आप मिक्स कर रहे हो, मतलब जो चीज ज्यादा अमाउंट में है, ये वर्ड याद रखना, ज्यादा अमाउंट में, जो चीज ज्यादा अमाउंट में है उसे क्या बोल देंगे हम, बोलो बोलो सॉल्वेंट, और जो चीज कम अमाउंट में है उसे हम क्या बोल देंगे सल्यूट। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, यू हैव लर्न दैट सोल्यूशन आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये हमें पता लग गया कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या है सोल्यूशन है।
अब क्या है, यू हैव ऑल्सो लर्न दैट सोल्यूशन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सल्यूट एंड द सॉल्वेंट। अब सल्यूट क्या है, द सब्सटेंस दैट गेट डिजोल्व, जिसको हम डिजोल्व कर रहे हैं क्योंकि वो कम अमाउंट में है, वो डिजोल्व हो रहा है, और जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं बिकॉज वो ज्यादा अमाउंट में है इसलिए उसमें डिजोल्व कर रहे हैं ना, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में इसलिए उसको उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बताओ, एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं वाटर, वाटर की एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्लस हम शुगर की एग्जाम्पल ले सकते हैं। आगे लिखा नहीं जाएगा कि स्लाइड खत्म हो गई है। वाटर की एग्जाम्पल ले सकते हैं और शुगर की एग्जाम्पल ले सकते हैं। वाटर प्लस शुगर क्या हो जाएगी हमारे, यस, वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो जाएगा, सल्यूट, क्योंकि वाटर में शुगर को ऐड कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, वाटर में शुगर ऐड कर रहे हो, ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर में अगर आप देखोगे तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, और वाटर आप देखोगे ये क्या है, सॉल्वेंट, और शुगर आप देखोगे सल्यूट, तो ये आपको क्लियर हो गया। आगे है कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना अमाउंट सोल्यूट का ऐड कर रहे हैं एक प्रॉपर सॉल्वेंट में, कितना अमाउंट सोल्यूट का ऐड कर रहे हैं एक प्रॉपर सॉल्वेंट में, वो क्या है कंसंट्रेशन। इट्स वेरी क्लियर कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट में। जैसे ये मानो ये पानी है, लेट इट बी कंसीडर, इस पानी में आप कितनी चीनी डाल रहे हो, कितनी चीनी क्या है, सोल्यूट, कितनी चीनी डाल रहे हो उसे क्या बोल देंगे, कंसंट्रेशन। कितने उसमें कितनी चीनी डाल रहे हो उसे क्या बोल देंगे, कंसंट्रेशन बोल देंगे। अब जैसे ORS तो सभी ने देखा होगा, ORS देखा सभी ने, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बोलते हैं उसको, ORS। अभी ORS देखो, ORS सभी पीते गर्मियों में, ORS नहीं पीते, टैंग तो पीते होंगे ना, ORS को छोड़ दो, टैंग तो पीते होंगे, है ना, टैंग, फंडो, ये सब कुछ, ये सोल्यूशन वगैरह ये सब तो पीते होंगे, ये क्या है, सल्यूट वगैरह। अब आपने ग्लूकोज, चलो वन ऑफ द फेमस एग्जांपल ग्लूकोन डी की एग्जांपल लेते हैं। एक बॉटल दी पानी की, उसमें आपने ग्लूकोन डी एक पूरा आपका पैकेट पूरा ग्लूकोन डी का डाल दिया, तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कि एक प्रॉपर सॉल्वेंट में आपने सल्यूट को कितना ऐड किया, वो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड। पर जब मान लो आपके फ्रेंड ने क्या किया, आपके फ्रेंड ने कर दी कंजूसी, कंजूस था वो आपका फ्रेंड, उसने क्या किया, उस ग्लूकोन डी की बोतल में से उसने बोला कल के लिए बचा के रखते हैं, आज आधी यूज कर लेते हैं, कल आधी यूज कर लेंगे, उसने आधा डाला, वो भी कंसंट्रेटेड है सोल्यूशन, बट वो क्या है, कम कंसंट्रेटेड, एग्जैक्टली। आपका सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेशन में है और उसका सोल्यूशन क्या है, कम कंसंट्रेशन में। यहां तक समझ आ गया। यहाँ पे बच्चा यही बताया इस पैरा में, अगर आप देखो ये फर्स्ट वाले पैरा में आपको यही बताया गया है कि कंसंट्रेशन है क्या। पॉज करके रीड डाउन करना है इसको, पॉज करके रीड डाउन करना। अगर आपको कहीं समझ नहीं आया पॉइंट तो मुझे बोलना, आंसर सेम है कि मैं आपको कमेंट करूंगी, ठीक है। देखो मैं बता भी देती हूँ, देखो ये ORS की बात की, ORS को कैसे बनाते हैं, सॉल्ट और शुगर होता है उसमें, वही हमारा टैंक वाला, ठीक है। अब देखो उसके बाद आ जाएगा आपका मेन डेफिनेशन, इट्स डेफिनेशन टाइम। फटाफट से सभी कॉपी उतारो, कॉपी पे डेफिनेशन उतारो और लिखो, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन इज नोन एज क्या, कंसंट्रेशन, इज नोन एज अ कंसंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में आ गई व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन, तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिख के आओगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड। यही है ना कि पर्टिकुलर सॉल्वेंट आपके पास, उसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने डाला है, वही कंसंट्रेशन। एक आपके पास पानी है, पानी में कितना ग्लूकोन डी डाला है, वही आपका कंसंट्रेशन। तो ये क्या होगी, डेफिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी पड़ेगी, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कर लिया आपने सभी ने नोट डाउन कर लिया, ठीक है जी। अब इस सभी कंसंट्रेशन को आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो, हाउ डू, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हाउ डू वी एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेशन को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो बेटा, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे वेज हैं। अगर मैं बोलूँ ना, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे वेज हैं। आप क्लास 11th में और क्लास 12th में, बेसिकली क्लास 12th में पढ़ोगे ना, आप देखोगे वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन। मैम ये क्या बोल रही हूँ आप सब कुछ, ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के वेज बता रही हूँ आपको, कि इन सभी तरीकों से आप कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट आपकी क्लास 9th में आपको सिर्फ 3 ही वेज पढ़ने हैं।
मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। काम आसान हो गया ना, काम आसान सभी का, ठीक है। क्लास 9th में बस, हाँ क्लास 9th में बस 3 ही वेज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग, बिल्कुल सही बोला। क्लास 9th में सिर्फ 3 ही वेज है। यस, क्लास 12th में ज्यादा है। हाँ तुम लोग सोच रहे होगे क्लास 12th आएगी तब देखेंगे, अब 3 वेज पढ़ लेते हैं। हाँ अब 3 ही पढ़ेंगे, अब 3 ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट अस नाउ एक्सप्लोर द डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यही लिखा हुआ है कि चलो फिर इन्होंने भी बोला चलो आगे पढ़ते हैं, हम भी चलेंगे आगे। सबसे पहला क्या आ गया, मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास को लिखने का तरीका m, इसको ये स्लैश का साइन है ना, जो ये वाला स्लैश का साइन, ये स्लैश का ये वाला साइन, इसको बोलते हैं बाय। इसको क्या बोलना है, बी और बाय, ये वाला बाय नहीं, बाय। इसको क्या बोला है, मास बाय मास, इस तरीके से, ठीक है। और W बाय W लिख देते हैं, इसको क्या लिख देना है, W, ये W बाय W इसको लिख देना है। इसका फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन, वही जो कंसंट्रेशन में बोल रहे थे कि कितना सोल्यूट ऐड किया कितने सोल्यूशन में, कितना सोल्यूट ऐड किया कितने सोल्यूशन में, और बोला कैसे, मास ऑफ सोल्यूट ऐड इन गिवन सोल्यूशन, बस मास लिख देना। जो पहला वर्ड लिखा हुआ है ये किसके लिए, सोल्यूट के लिए, और दूसरा वर्ड किसके लिए, सोल्यूशन के लिए। तो कैसे बोलेंगे, गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एडेड इन पर्टिकुलर सोल्यूशन। उसमें क्या है, सोल्यूट किस में लेंगे, ग्राम्स में, सोल्यूशन भी किस में लेंगे, ग्राम्स में। एग्जाम्पल आपकी मिल्क पाउडर, कैसे मिल्क पाउडर, कैसे मिल्क पाउडर को छोड़ो, आपने कुरकुरे के पैकेट एग्जाम्पल लेते हैं, कुरकुरे के पैकेट कैसे, कुरकुरा लेके आया, मैं कुरकुरे का पैकेट लेके आई हूँ, मान लीजिए आप भी कुरकुरे का पैकेट लेके आए हो। अब कुरकुरे का पैकेट खाना नहीं है, उसके पीछे चेक करना, उसके पीछे जो होगा बना होगा कि कुरकुरे में ये ऐड है, चिली ऐड है, ये चीज़ ऐड है, कुछ फ्लेवर्स ऐड होंगे कुरकुरा में, है ना, कुरकुरे में कुछ फ्लेवर्स ऐड किए होंगे, ये सब कुछ चीज़ें ऐड होंगी। वो ऐड कैसे होंगे, वो सल्यूट होंगे ना, वो पर्टिकुलर चीज़ें कितने 0.0 ग्राम्स ऐड होंगी, पर पर्टिकुलर वेट कितना होगा कुरकुरा का, मान लो 10 ग्राम या 2 ग्राम है कुरकुरे का वेट, मान लो 3 ग्राम या 5 ग्राम है, 5 ग्राम बस, हाँ मान लो 5 ग्राम है कुरकुरे का वेट, तो क्या लिखेंगे 0.05 ग्राम चिली जो ऐड की गई है, डिवाइड में कितने 2 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, किसका, कुरकुरे का 2 ग्राम सोल्यूशन जो है वेट। और मिल्क पाउडर में भी ऐसे है, मिल्क पाउडर में क्या होगा, मिल्क पाउडर में प्रोटीन्स होंगे, जैसे यहाँ पे प्रोटीन होगा, फाइबर होगा, एनर्जी होगा, प्रोटीन्स होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, ये सब कुछ होगा मिल्क पाउडर में, ये सब कुछ क्या होगा, मिल्क पाउडर में ही होगा। तो मिल्क पाउडर में मानो प्रोटीन कितना है, सिर्फ 2 है, 2 ग्राम, 0.02 ग्राम, 0.02 ग्राम प्रोटीन है, और कितना मिल्क पाउडर है, कितना मान लो 100 का है, 100 ग्राम है, और हम निकाल रहे हैं परसेंटेज निकाले तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, ये 100 है भाई, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.02, बस ये आंसर आ जाना है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, इतना क्लियर है तो बोलो यस, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, देखो यही लिखा हुआ फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला सभी आ गया समझ, फॉर्मूला सभी को समझ आ गया, नहीं आया तो पूछ लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो समझ आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो ये न्यूमेरिकल है, अरे न्यूमेरिकल दे रखा है, बहुत ईजी है ये न्यूमेरिकल, कितना ईजी है न्यूमेरिकल दे रखा है, देखो कैसे 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट, 10 ग्राम सॉल्ट है, देखो 10 ग्राम सॉल्ट है, इसको डिसॉल्व किया 90 ग्राम ऑफ वाटर में, कैलकुलेट करना मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला हमें पता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सोल्यूशन, इतना पता है। सोल्यूशन का मास कैसे बनेगा, सोल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का ऐड करके, सोल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का ऐड करके, 10 + 90 कितना हो जाएगा 100, 100 नीचे आ गया, ये वाला 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 10, और ये हो गया बस, इतना आ गया समझ। सोल्यूशन का कैसे बना ये बताती हूँ। सोल्यूशन का देखो डिवाइड में था ना मास ऑफ सोल्यूशन, मास सोल्यूशन का मास कैसे, देखो ये सोल्यूशन बना, ये पूरा सोल्यूशन था, इसका टोटल मास मैं कैसे देखूंगी, जो सोल्यूट का मास होगा, जो उसमें ऐड किया गया सोल्यूट उसका मास प्लस जो सॉल्वेंट का मास है उसको ऐड करके सोल्यूशन का मास बनेगा ना, तो ऐसे कर देना। इतना हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट तुम्हारा आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम में क्या है, सोल्यूट आपका होगा मास में और वॉल्यूम किस में होगा, वॉल्यूम क्या होगा, यस वॉल्यूम क्या होगा, सॉल्वेंट जो होगा वॉल्यूम में होगा। सोल्यूट को हम लेंगे मास में
और सॉल्वेंट को हम लेंगे वॉल्यूम में। बस देखो इसमें आंसर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वही बात वही होगी ना कि जो फर्स्ट वाली टर्म आप ले रहे हो, फर्स्ट वाली टर्म जो आप ले रहे हो वो होगी सॉल्वेंट, वो होगी सोल्यूट के लिए, वो होगी सोल्यूट के लिए, और जो सेकंड वाली टर्म ले रहे हो वो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चा। मास बाय वॉल्यूम का हो गया, मास सबसे पहले लिख देना है मास, मास ऑफ सोल्यूट, और दूसरे में वॉल्यूम बोला हुआ है तो फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट डिवाइड बाय सोल्यूशन लिखना ना, क्योंकि सोल्यूट को ही घोल रहे हैं सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूट को घोल रहे हैं सोल्यूशन के अंदर, तो पहले में सोल्यूट दूसरे में सोल्यूशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल जैसे ड्रिप वगैरह किसी को लगती है, ड्रिप वगैरह लगती है तो क्या होता है, उसको क्या होता है, पानी में ग्लूकोज वगैरह घोला होता है उसी से, क्योंकि वो अंदर तो अभी पी तो नहीं सकता, अभी वो पीने के हालात में नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ड्रिप की हेल्प से उसके ब्लड वेसल्स के अंदर वो चीज़ें इंजेक्ट करवाते हैं, ये सब चीज़ें। ये देखो ये ग्लूकोज, ये क्या लिखा है, वेट बाय वॉल्यूम। इतना क्लियर हो गया, वेट बाय वॉल्यूम, कि ग्लूकोज को कितना ऐड किया, ग्लूकोज को कितना डिसॉल्व किया एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका आ जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जब थर्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, पहला जो सोल्यूट है वो किस में होगा, वो किस में होगा, वॉल्यूम में, उसको लीटर में लेंगे, और दूसरे को भी वॉल्यूम सोल्यूशन को भी क्या लेंगे हम, लीटर्स में ले लेंगे, सोल्यूशन भी होगा वॉल्यूम, सोल्यूशन का भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, विनेगर, चाउमीन खाया, चाउमीन खाया तो बस फिर ये भी हो गया, ये भी इजी हो गया। चाउमीन में क्या होता है, चाउमीन में जो विनेगर होता है, विनेगर यूज होता है ना, तो विनेगर का सोल्यूशन जो होता है ना क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में होता है। अब मैम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, आप पढ़ा तो दिया, हमें समझ भी आ गया कि जब भी कोई टर्म ऐसी लिखी हो ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखी हो, ऐसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखी हो, तो पहली वाली टर्म पक्का सोल्यूट के लिए है और दूसरी वाली सोल्यूशन के लिए, इतना हमें पता लग गया, क्योंकि कंसंट्रेशन में हम सोल्यूट को ऐड करते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन में, इतना पता लग गया। पर इसका आप एक एप्लीकेशन बताओ। ये देखो ये एप्लीकेशन ही थी जो मैंने अभी बताई, ये एप्लीकेशन ही थी ग्लूकोज वगैरह की, टैंक वगैरह की, ये विनेगर वगैरह की, और मैम और कोई, अच्छा दादी मम्मा तुम्हारी या तुम्हारी मम्मा या तुम खुद खांसी का सिरप तो लेते होंगे, है ना, खांसी का सिरप वगैरह। अब उस सिरप में चेक करना, वो जो सिरप है वो किस में होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में होगा वो सिरप। दवाइयाँ वेट बाय वॉल्यूम में, या वॉल्यूम वेट बाय वेट में होगी। हाँ घर पे है, अभी पॉज करके वीडियो में चेक करके आओ और मुझे कमेंट करके बताना किस में है वो। हाँ मैं चेक करूंगी तुम्हारा कमेंट करके बताना कि तुमने क्या चीज़ चेक की और वो किस में थी। कुरकुरा भी चेक कर सकते हो, हाँ कुरकुरा भी चेक कर सकते हो, कुरकुरे खाने से पहले हम देख लेंगे किस में है। ठीक है, तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। न्यूमेरिकल में भी वही है। अब 1 ml ऑफ लिक्विड क्या है, पेस्टिसाइड्स इज मिक्सड विद द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। पेस्टिसाइड क्या है, कीटनाशक, जिससे जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी एग्रीकल्चर लैंड में क्या करते हैं, हाँ छिड़काव करते हैं उसका, अपनी एग्रीकल्चर लैंड्स में, अपनी है ना, जहाँ पर वो अपनी खेती वगैरह में क्या करते हैं, जो और लगाए होते हैं उन्होंने खेत वगैरह, वहाँ पे छिड़काव करते हैं जाके वो जो उनके कीड़े वगैरह हैं वो उनकी खेती वगैरह को खराब ना करते। वो पेस्टिसाइड, इसका तो पता है आपको। 10 ml ऑफ द पेस्टिसाइड स्प्रे फॉर द क्रॉप। देखो 100 ml है, 100 ml दे रखा है, कि सोल्यूशन दे रखा है, 1 ml क्या दे रखा है आपको, सोल्यूट दे रखा है पेस्टिसाइड, तो बस 1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई में 100 और 1 ही इसका क्या जाना है आंसर। ये इतना तो हो गया होगा क्लियर, इतना समझ आ गया आपको, इतना आ गया समझ, बोलो अगर इतना आ गया समझ तो बोलो यस। ठीक है, तो पीछे वाले सभी क्लियर हो गया आपको बच्चा, इतना आ गया समझ। नेक्स्ट बढ़े बोलो, अगर कोई डाउट है तो अभी पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में चले जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अब अपना टॉपिक नेक्स्ट कौन सा है, सोलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। सोलेबिलिटी होती क्या है, सोलेबिलिटी क्या है, बेसिकली कंसंट्रेशन में क्या था, सोलेबिलिटी और कंसंट्रेशन वन ऑफ द, देखो इसमें दोनों में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, सोलेबिलिटी और कंसंट्रेशन में, क्योंकि इनकी डेफिनेशन सेम है, बस इसमें एक चीज का डिफरेंस है। कंसंट्रेशन में क्या था, गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर रहे थे पर्टिकुलर सोल्यूशन में, गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप पर्टिकुलर सोल्यूशन में ऐड कर रहे थे। पर सोलेबिलिटी में क्या हो जाएगा, गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो आप ऐड कर रहे होंगे, बट सोल्यूशन का जो लिमिट है वो सेट कर दी जाएगी, या तो वो 100 ml सोल्यूशन होगा या तो 100 ग्राम सोल्यूशन होगा। यस, लिमिट सेट कर दी। कंसंट्रेशन में था आपकी मर्जी है, 10 ग्राम में करनी 10 ग्राम में मिक्स कर दो, 100 में करना 100 में, 90 में करना 90 में मिक्स कर दो, आपकी मर्जी, आपकी खुद की मर्जी। बट यहाँ पे आपकी सोलेबिलिटी में आपकी मर्जी नहीं चलेगी।
100 ग्राम होगा या फिर 100 ml में मिक्स करना पड़ेगा, पर्टिकुलर जो आप सल्यूट डिजोल्व कर रहे हो, फिक्स डिजोल्व कर रहे हो, ठीक है, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो। मान लो रूम टेम्परेचर, ये मैं अभी मिक्स कर रही हूँ, मैं रूम टेम्परेचर पे कर रही हूँ। अगर मान लो रूम टेम्परेचर मतलब जो सिंपल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर बाहर से कोई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही हूँ तो वो होगा 20 होगा, 30 होगा, 40, 50, 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है बाहर से जो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं वो गिवन टेम्परेचर पे। तो डेफिनेशन क्लियर है, चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। The amount of solute that dissolve in a fixed quantity of solvent 100 ml or 100 gram is called as its solubility in a given temperature। यही है ना, in a given temperature। अब मान लो एक पर्टिकुलर सोल्यूट यानी कौन सा लें, बोलो बोलो कौन सा लें। मैम चीनी ले लेते हैं, चीनी, चलो ठीक है, चीनी, चाशनी बनाएंगे आज, चीनी ले लेते हैं और पानी में ऐड करते हैं, चीनी घोले जा रहे हैं, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, घोले जाओ घोले जाओ घोले जाओ, स्टर करे जा रहे। अब एक ऐसा टाइम भी आएगा ना जब चीनी बोलेगी अरे बस थम जा भाई, बस कर, अब मैं नहीं घुलने वाली, दिमाग पागल हो गया तेरा, मेरे को घोले जा रहा है, अब मैं नहीं, अब मेरी बस इतनी थी, हद थी मेरी, अब इसके बाद नहीं। हाँ, हार मान गई चीनी, अब नहीं वो पानी में घुलेगी। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे सैचुरेटेड पॉइंट और सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट देखो, अ सोल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब वो घुलना, चीनी घुलना बंद हो जाएगी उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। सिंपल सी बात है, जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। और ऐसा पॉइंट जब वो चीनी घुलना बंद हो ही नहीं रही, अब जितने बजे चीनी ऐड करी जाओ वो घुली जा रही है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड पॉइंट। ठीक है, अब सॉलिड का अलग होता है ये पॉइंट और लिक्विड का अलग है और गैस का अलग है। टेम्परेचर राइज करोगे, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या चीजें होगी, कोई सैचुरेटेड पॉइंट आ गया, मान लो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पानी, इसमें आप चीनी को ऐड करे जा रहे हो। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी, उसे बोलेंगे सैचुरेटेड पॉइंट। इतना पता लग गया। अब मान लो मैं बाहर से टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये बॉयल होगा तो फिर मिक्स कर सकती हूँ। और हलवाई तो ऐसे तो काम करते हैं, हलवाई ऐसे ही काम करते हैं, चाशनी ऐसे बनती है ना, बाहर से टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उसको मिक्स करे जाते हैं इस तरीके से मिक्स करते हैं ना। सॉलिड के केस में टेम्परेचर बाहर से बढ़ाने पर सैचुरेटेड पॉइंट आगे शिफ्ट हो सकता है, पर गैस के केस में टेम्परेचर बाहर से प्रोवाइड करोगे तो जो सैचुरेटेड पॉइंट है वो गिर जाएगा। देखो कैसे, नेक्स्ट देखो लिखा भी हुआ है, अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। वाई डू वी मेंशन दैट टेम्परेचर, दिस इज बिकॉज द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट जनरली इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। ऑब्वियसली सॉलिड का सॉलिबिलिटी इंक्रीज कैसे होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से, जबकि गैसेस का कैसे होगी, देयर सॉलिबिलिटी जनरली डिक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ। कैसी होगी, डिक्रीज होगी। सॉलिबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से पढ़ना हमने, सेपरेशन में भी यूज हो रही है, ये देखो सेपरेशन में भी यूज हो रही है। ये पैरा क्लियर आपको, ये इंपॉर्टेंट क्लियर। इसमें से आपको पता क्या आएगा, आपको बोल सकता है कि सैचुरेटेड पॉइंट क्या है, इसमें ये पूछेगा, यहाँ पूछ लेगा सॉलिबिलिटी क्या है। सैचुरेटेड पॉइंट तो क्लियर है, जहाँ पे जो कोई भी गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाए तो वो क्या है, सैचुरेटेड पॉइंट। ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ये पैरा क्लियर है। आई होप आपको अभी इसकी लैंग्वेज क्लियर हो रही होगी कि इसमें बोलना क्या चाहता है। मैं 1 by 1 हर एक चीज क्लियर कर रही हूँ और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अंडरस्टैंडिंग द सॉलिबिलिटी, देखो कैसे कर रहे हैं, एक सल्यूट को ले रहे हैं, ये क्या हो रहा है इसमें प्रोसेस में, वही चीज बता रही है। एक सल्यूट को लिया, उसको क्या करिए, सॉल्वेंट में मिक्स किया, सॉल्वेंट में मिक्स करने के बाद ये चीज बन रही है, सॉल्वेंट में मिक्स किया, ठीक है, सॉल्वेंट में मिक्स किया, डिसॉल्व हुआ और मान लो किसी पॉइंट पे आके वो डिसॉल्व होना बंद हो गया। अगर वो डिसॉल्व होना बंद हो गया तो उसे क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड पॉइंट बोल देंगे। इतना क्लियर हो गया, उसे क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड पॉइंट बोल देंगे। बस यही इतना ही समझाया हुआ है। यहाँ तक आ गए हो, मतलब 28-29 मिनट्स हो गए हैं। तो हाउ इज द जोश कैसा है तुम्हारा, इतना बता दो बस। जोश कितना है, जोश नहीं लिखा जा रहा अभी मेरे से, तो चलो ऐसे बता दो जोश कितना है तुम्हारा। 100%, 200 या 300 या बिल्कुल ही डाउन लेवल में चला गया, बताओ। 100%, ठीक है भाई। चलो आगे हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको ध्यान से देखना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे, इसको जूम आउट करके बताती हूँ मैं। ग्राफिकल कर्व, सॉलिबिलिटी कर्व जो है,
देखो सोलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रही है, इधर टेम्परेचर और इधर क्या है, इधर टेम्परेचर है और इधर सोलिबिलिटी। टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी क्या है, बढ़ रही है। इतना पता लग गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी बढ़ रही है। अब देखो एक कंपोनेंट का क्या है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सोलिबिलिटी बढ़ी 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 जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी, इस पॉइंट पे आके रुक गई। इस पॉइंट पे क्या आ गया, सैचुरेटेड पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पे क्या, सैचुरेटेड पॉइंट आ गया, क्योंकि यहाँ पे बंद हो जाएगा, यहाँ पे क्या बंद हो जाएगा, क्या बंद हो जाएगा, घुलना बंद हो जाएगा सल्यूट। पर यहाँ पे देखो ये कब देखो इस तरीके से जा रहा है और इस पॉइंट पे आके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके बढ़ रहा है। अब दोनों का कंपैरिजन करो, ए और बी का। अब जब तुम ए और बी का कंपैरिजन कर पा रहे होगे तब चेक करो किस कंपाउंड की सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा है, ए की या बी की। बताओ मुझे, ए की ज्यादा है या बी की, बोलो ए की ज्यादा है या बी की। ऑब्वियसली पता चल रहा है कि बी की ज्यादा है, क्योंकि उसका कर्व भी ज्यादा है। ये देखो इसका कर्व कितना ज्यादा है, और बी की ये नीचे कर्व में बैठ रही है, बैठे मतलब ये आपकी ये यहाँ पे आके रुक गई, और ये यहाँ पे आके रुक रही है। फर्क साफ दिख रहा है ना, इतना पता लग रहा है। तो बस यही पूछा हुआ इसमें। यहाँ पे अगर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होगी ना तो वहां पे भी यही पूछा होगा कि किसका कर्व ज्यादा है और किसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है बेसिकली। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आ जाओ आपका मेन टॉपिक, मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के मेथड ना बेसिकली दो हैं, एक तो होमोजीनियस से और एक हेट्रोजीनियस से, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। सबसे पहले आ जाओ आप अपना वे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मतलब जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट कंपोजिशन जिनकी यूनिफॉर्म रह रही है, वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर में आ जाएगा आपका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से जैसे मान लो आप हलवाई की दुकान पे गए और लेके आए आप अपना फेवरेट मिठाई, जैसे रसगुल्ले या लड्डू लेके आए। मान लो लड्डू लेके आए, मैम रसगुल्ले बोल दो, चलो रसगुल्ले बोल देते हैं, आपकी फेवरेट मिठाई रसगुल्ले, मुझे भी ठीक ही लगते हैं वैसे। वो रसगुल्ले लेके आए, अब वो जितने भी आप रसगुल्ले लेके आए वो खा लेने, जितने भी खाने होंगे आपने। एक रसगुल्ले को, ये एक्सपेरिमेंट करना आप घर पे, एक रसगुल्ला लेके आना, उसको फ्रीजर पे रख देना, फ्रीजर के अंदर, है ना, हाँ फ्रीजर के अंदर रख देना। आप 3 दिन बाद चेक करना, 3 दिन वेट करना पड़ेगा आपको। 3 दिन बाद चेक करना क्या होगा, निकालना फ्रिज में से, वो एकदम सॉलिडिफाई होगा, वो तो पहले से था, है ना। अब उसमें से उसके अंदर जो चाशनी भरी हुई थी ना, वो बाहर आके डिपोजिशन होनी होगी, शुरू होगी, और उसके छोटे क्रिस्टल बन गए होंगे। हाँ, और अगर आप लड्डू लेके आए हो, लड्डू में भी ये सेम ही होगा। 3 दिन अगर आप लड्डू को रखोगे अंदर, क्या होगा भाई, लड्डू जब 3 दिन के बाद बाहर निकालोगे ना, उसका ऐसा गुड़ गोबर हो गया होगा ना सच में। लड्डू में घी मिक्स करते हैं और शुगर वगैरह मिक्स करते हैं, वो शुगर के छोटे कंपोनेंट्स ऐसे उसके अंदर मिक्स हुए होंगे, वो बाहर आने होंगे, शुरू होंगे, और घी वगैरह भी उसके बाहर ऐसे चिप वगैरह, मतलब खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा वो। इस प्रोसेस को ही क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। हाँ, ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। देखो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का डेफिनेशन में देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्रिस्टल्स क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। पर अगर हम ऐसे समझेंगे तो ये समझना बहुत ईजी है। देखो कैसे, इसकी अगर आप ये देखो, इसकी आप डेफिनेशन पढ़ो पहले ना, ये चलो यहां से पढ़ा देती हूँ। यू हैव लर्न टू प्रिपेयर द सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन हमें बनाना आ गया। इफ यू टेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी, जिसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा थी, उसका लिया 60 डिग्री सेल्सियस पे लिया और उसको प्रिपेयर किया, डिसॉल्व किया 287 ग्राम ऑफ कंपाउंड बी और 100 ग्राम ऑफ वाटर में। क्या हैपन होगा, ग्रेजुअली कूल करना है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में कूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आगे, सॉलिबिलिटी ऑफ द कंपाउंड बी, जो भी है इसकी सॉलिबिलिटी, आगे 241 grams per 100 gram of water at 40 degrees Celsius. It implies that only 241 gram of compound B can remain in the solution and the rest of it will separate out of the pure solid after a crystals. इसका मतलब क्या है, देखो वो बोल रहा है कुछ सल्यूट लिया, उसको किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको उसको कूल कर रहे हो, कूल करने के बाद थोड़ा टाइम रखना है। उसके बाद हमने चेक करना है जिसको भी आपने मिक्स किया है वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व जो कंपोनेंट था
वो अनडिजोल्व हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, घुला हुआ अनघुला बन जाएगा, घुला हुआ अनघुला बन जाएगा, डिजोल्व अनडिजोल्व हो जाएगा। बस यही किया है क्रिस्टलाइजेशन में। द क्रिस्टल, अभी ये इसका मेन देखना डेफिनेशन, अ क्रिस्टल इज अ सॉलिड। अब क्रिस्टल बेसिकली अगर इसका आ सकता है, क्रिस्टल होता क्या है? क्रिस्टल एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है। क्रिस्टल इज मेड ऑफ पार्टिकल्स अरेंज इन अ रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न। नेक्स्ट देखो, ये तो अलग अलग वेज आ गए। क्रिस्टलाइजेशन में देखो क्या कर रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन में एक क्रिस्टल्स बना रहे हैं। जैसे मान लो मैं किसके बना रही हूँ, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बना रही हूँ। मान लो मैं किसके बना रही हूँ, मान लो मैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बना रही हूँ। किसके? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बना रही हूँ। CuSO4 फॉर्मूला होता है उसका। CuSO4 है, वर्क नहीं कर रहा स्टाइलस, चलो ऐसे देख लो। CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। उसके मान लो मैं क्रिस्टल बना रही हूँ, उसके क्रिस्टल बन रहे हैं, तो छोटा पर इसको देखो, देखो CuSO4 के क्रिस्टल बना रही हूँ। इसको कहते हैं ग्लास रोड। ग्लास रोड जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे मैं चम्मच यूज कर रही थी ना। केमिस्ट्री लैब में आपका ग्लास रोड होता है। केमिस्ट्री लैब में क्या होता है, आपका ग्लास रोड होता है। उससे क्या करना, आपने डिसॉल्व करे जाना सोल्यूशन में से, सोल्यूशन में। अब उसके बाद आपने जैसे इसमें आपने डाला कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को आपने ध्यान से उसके साथ ग्लव्स डालने हैं, क्योंकि वो क्या होता है, हाँ हार्मफुल केमिकल है वो। तो उसमें डाला है कॉपर सल्फेट डाला, उसको डिसॉल्व कर देना अच्छे तरीके से और कूल डाउन करने के लिए रहने देना। अब 3 दिन बाद या 2 दिन बाद आप चेक करोगे, उसके क्रिस्टल बनेंगे ब्लू कलर के, बहुत ही सुंदर क्रिस्टल बनते हैं उसके। तो बेसिकली कूलिंग प्रोसेस, अगर कोई पूछे क्रिस्टलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो क्या बोलोगे? क्रिस्टलाइजेशन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो वो क्या है? कूलिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रिस्टलाइजेशन में। ठीक है, तो पहला मेथड आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टलाइजेशन क्या है। ठीक है, पहला मेथड क्लियर हो गया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल बनाने का तरीके को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये देखो, लेबोरेटरी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इतना पता लग गया। जैसे ये देखो, ये क्रिस्टल बने भी हुए हैं। ये धरती माँ ने हमें नेचुरल क्रिस्टल दिए, रॉक वगैरह के। रॉक सॉल्ट भी एक क्रिस्टल है, रॉक सॉल्ट भी क्या है? एक क्रिस्टल है। तो बेसिकली यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ तक क्लियर है सभी को बच्चे? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ अपना डिस्टिलेशन प्रोसेस पे। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है? डिस्टिलेशन प्रोसेस में हमने क्या करना है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में 2 मिक्सिबल लिक्विड को मिक्स करना है। अब मिक्सिबल का मतलब क्या है? मिक्सिबल मतलब जो मिक्स हो पा रहे हैं आपस में। मिक्सिबल का मतलब है जो मिक्स हो पा रहे हैं आपस में। जैसे तुम और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हर एक में मिक्स हो जाते हो, चाहे ये सेम ग्रुप हो चाहे डिफरेंट ग्रुप हो, किसी भी ग्रुप में चले जाओ। आपकी क्लास के 4-5 ग्रुप बने होंगे ना, 4-5 ग्रुप बने होंगे। हाँ मैम बने हुए हैं। एक हमारा ना टॉपर्स का ग्रुप बना हुआ है, एक हमारा बैक बेंचर्स का बना हुआ है, एक हमारा ना ऐसे शरारती से एवरेज बच्चे हैं उनका ग्रुप बना हुआ है, और हम सभी में चले जाते हैं। तो बस तुम मिक्सिबल हो। जो मिक्सिबल में जो आपस में मिक्स हो जाते हैं। और मैम जो मिक्स नहीं हो पा रहे, जैसे जो इंट्रोवर्ट है हमारे क्लास के, उन्हें क्या बोलेंगे? इमिसिबल। उन्हें क्या बोलेंगे? इमिसिबल। जो मिक्स नहीं हो रहे आपस में उन्हें क्या बोलेंगे? इमिसिबल। मिसिबल मतलब जो मिक्स हो पा रहे हैं। देखो हम सेपरेशन के बेस भी तो यही पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो। हम क्या पढ़ रहे हैं? होमोजीनियस सोल्यूशन को सेपरेट करने के तरीके, ये पढ़ा ना। देखो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में अगर मैंने तुम्हें हेडिंग पढ़ाई, सोल्युबिलिटी की बात था, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को किस तरीके से सेपरेट करते हैं? मिक्सिबल मतलब जो मिक्स हो चुके हैं आपस में। अब जो मिक्स हो चुके हैं उनको कैसे सेपरेट करना, और है भी कौन से? होमोजीनियस। होमोजीनियस में तुम देखो, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब इसमें से सॉल्ट कैसे निकालोगे और वाटर कैसे निकालोगे? बताओ, मिक्स तो हो गया पहले से। हाँ, 2 मिक्सिबल को कैसे निकालोगे? जैसे मान लो 2 मिक्सिबल लिक्विड है, लिक्विड को निकालना है ना। डिस्टिलेशन में हमने लिक्विड यूज करना है। तो मान लिया मैंने एक जगह ले लिया अल्कोहल और दूसरी जगह ले लिया मैंने वाटर। अल्कोहल और वाटर, या फिर मैंने एसीटोन। एसीटोन का मतलब जैसे नेल रिमूवर में एसीटोन होता है,
लड़कियों को ज़्यादा पता होता है नेल रिमूवर के बारे में। नेल पेंट लगाती हैं लड़कियाँ, लड़कों को बता रही हूँ, जो लड़कियाँ नेल पेंट लगाती हैं ना, कई बार उसको रिमूव भी करना पड़ता है, उसको ये स्टाइल नहीं समझ आता, कई बार उनको ये कलर नहीं पसंद आता, फिर उसको रिमूव कैसे करना, तो उनके लिए केमिकल आता है नेल पेंट रिमूवर, उसमें एसीटोन मिक्स होता है। हाँ, एसीटोन होता है उसमें। हाँ, उसी एसीटोन की बात कर रही हूँ। एसीटोन प्लस वाटर को उनको मिक्स किया, मान लो एसीटोन वाटर को या अल्कोहल और वाटर को अल्कोहल और वाटर को मिक्स किया। अब मिक्स कर दिया, मिक्सिबल थे तो मिक्स हो गए, आपकी तरह ही थे, मिक्सिबल थे तो मिक्स हो गए। अब उनको सेपरेट कैसे करेंगे? अरे बाबा, बहुत मुश्किल वे है उनको सेपरेट करना, मुश्किल इतना भी मुश्किल नहीं है। सोचो कैसे मिक्स करेंगे। देखो, इसको सेपरेट करने का बहुत इजी तरीका है। इसका सेटअप देखो कैसा है। एक हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क लेनी है, जिसकी हेल्प से इसको बोलेंगे डिस्टिलेशन फ्लास्क। एक हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क ले लेनी है। अब डिस्टिलेशन फ्लास्क में दोनों वो लिक्विड डाल देने हैं जिनको हमने सेपरेट करना है, जिनको सेपरेट कर रहे हैं वो लिक्विड डाल देने हैं। डिस्टिलेशन फ्लास्क ली, उनमें से दोनों लिक्विड डाल दिए और नीचे से बॉईल करना शुरू कर देना है। आप इसको डायरेक्ट बॉईल मत करना, ये जो नीचे से बॉईल कर रहे हो ना आप, ये बॉईल कर रहे हो, उसको डायरेक्ट मत बॉईल करना। डायरेक्ट क्यों नहीं बॉईल करना? जैसे अब कांच है, कांच को डायरेक्ट बॉईल करोगे तो कांच टूट भी सकती है, इसलिए हम बीच में लिखते हैं वायर गोज। वायर गोज को रखते हैं, क्या किसके रखते हैं? वायर गोज को रखते हैं। वायर गोज क्या करते हैं हम, इसको कांच तक डायरेक्ट हीट नहीं पहुंच देता, इसको इसके अंदर से सप्लाई जाती है वायर गोज के अंदर से। तो डिस्टिलेशन ट्यूब रखी। अब इसमें क्या रख दिया, इसमें दोनों को मिक्स कर दिया। अब क्या होगा, इन दोनों का डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, दोनों का क्या बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है और अल्कोहल का बिल्कुल कम होगा, मान लो 70 डिग्री है, 70 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का 100 पे है और अल्कोहल का कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस। और जब मैं बॉईल करूंगी तो सबसे पहले कौन बॉईल होगा, बताओ? यस, 70 डिग्री सेल्सियस वाला बॉईल हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा बॉईल होगा? 70 डिग्री सेल्सियस वाला बॉईल होगा। तो जब 70 डिग्री सेल्सियस वाला सबसे पहले बॉईल होगा तो हम क्या करेंगे, इसी फ्लास्क में एक एक्स्ट्रा ट्यूब वगैरह ऐड कर देंगे, एक एक्स्ट्रा कॉनिकल ट्यूब इस एक्स्ट्रा ट्यूब को ऐड कर देंगे और उस ट्यूब को कॉनिकल फ्लास्क के साथ ऐड कर देंगे। कॉनिकल फ्लास्क ये वाली, इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। इसको क्या बोलते हैं? कॉनिकल फ्लास्क। इसको कॉनिकल फ्लास्क में इस ट्यूब को कॉनिकल फ्लास्क के साथ ऐड कर देंगे। जब इस ट्यूब को कॉनिकल फ्लास्क के साथ ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, ये रखा तुम्हारा मिक्सचर को क्या कर दिया, इसके ऊपर से इस यहाँ से इधर साइड से, जैसे डायग्राम में बनाया हुआ, इधर साइड से एक ट्यूब से ऐड कर दिया। अब जब वो बॉयल होगा तो वाटर तो नीचे ही रहेगा, वाटर तो बॉयल अभी होना नहीं है, वाटर तो 100 पे जाके बॉयल होना है। अब 70 पे जब टेम्परेचर सेट कर दिया हमने, 70 पे तो एसीटोन उड़ जाना है, एसीटोन ले रहे हैं ना, एसीटोन तो उड़ जाना। जब एसीटोन उड़ गया तो वो यहाँ से इसके वेपर्स आ जाएंगे। जब उसके वेपर्स बन जाएंगे यहाँ से, तो वेपर्स तो गर्म है इसके, ठंडे तो है नहीं। अब इनको ठंडा करना पड़ेगा ताकि ठंडे होकर ये नीचे आ जाए। तो इसके लिए हम वाटर इनलेट को डालेंगे, ये रेड वाली ट्यूब्स की हेल्प से वाटर इनलेट डालेंगे ताकि ये ठंडे हो जाए। ठंडे हो गए तो बस ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पे एसीटोन जमा हो जाएगा। इतना पता लगा। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, इसमें मेन चीज़ है कि जो दो मिक्सिबल लिक्विड है ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। अब मान लो वाटर में कोई ऐसा कंपोनेंट ऐड कर दिया मैंने, लिक्विड, डिस्टिलेशन प्रोसेस दोनों लिक्विड के लिए, मिक्सिबल लिक्विड के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलिप्स आ सकता है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस मिक्सिबल सॉलिड्स के लिए, मिक्सिबल गैसेस के लिए या मिक्सिबल लिक्विड के लिए। आपने मिक्सिबल लिक्विड टिक करके आना, इतना पता लगा। अब उसके बाद देखो मिक्सिबल लिक्विड के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब इसमें मिक्सिबल लिक्विड में देखो दोनों का बॉइलिंग कहाँ पे थे हम, हाँ, दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर अगर सेम हुआ तो फिर हम सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेट तो हो ही नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। तो डिस्टिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। ज़्यादातर बॉइलिंग पॉइंट हम 25 डिग्री का डिफरेंस लेते हैं। मतलब अगर एसीटोन लिया है तो दूसरा वाटर लिया है तो दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 डिग्री। यानी अगर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर का 100 तभी डिस्टिलेशन प्रोसेस अक्कर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम इन्हीं दो मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ये याद रखना है, एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस तो होना ही चाहिए। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस क्लियर है। इसका एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है होमोजेनियस मिक्सचर। कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग द मिक्सचर अंटिल द लिक्विड विल द लोअर बॉइलिंग पॉइंट। कि जब तक लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला इवेपोरेट नहीं हो जाता, वेपराइज नहीं हो जाता, द वेपर इज देन कूल। हमने कूल किया, वाटर इनलेट डाला तो कूल हो गया और उसके बाद उस वापस आया किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में वापस आया था ना वापस। ये देखो इसी फ्लास्क में आया था ना, ये देखो ये वाली कॉनिकल फ्लास्क थी अपनी, ये क्या थी,
ये क्या थी, कॉनिकल फ्लास्क थी, कॉनिकल फ्लास्क में वापस आया, यहाँ से वाटर इनलेट, यहाँ से क्या डाला, वाटर इनलेट डाला, यहाँ से डाला था वाटर इनलेट, ये यहाँ से डाला था वाटर इनलेट, और ये था हमारा, ये वाला था हमारा क्या, मिक्सचर था एसीटोन और वाटर का। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद उसने क्या लिखा हुआ है, उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि द प्रोसेस इज नोन एज, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डिस्टिलेशन। इसकी एग्जांपल ऐसे, मान लो तुम लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, एक बंदा ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, और ट्रेन में 2 पर्सन, तुम दोनों फ्रेंड्स, हाँ राम और श्याम, 2 फ्रेंड्स। मैम राम श्याम बड़ा पुराना एग्जाम्पल है, कोई न्यू एग्जाम्पल दो। चलो ठीक है, मोहित और मानुष, कितने न्यू नाम बताए मैंने, मोहित और मानुष दो फ्रेंड्स हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं। अब मान लो मोहित ने जाना है सिर्फ झांसी तक, झांसी उसका स्टेशन है, वहां तक जाना है, और मानुष झांसी से पहले ही उतर जाएगा, मानुष ने झांसी से पहले उतर जाना है। तो जब उसका स्टेशन आएगा मानुष का, तो मानुष उतर गया, मोहित ने आगे तक जाना है। बस डिस्टिलेशन में भी ऐसे है, 2 चीजें, दो जिगरी दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो है 2 मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, उनको मिक्स किया, एक का बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाएगा तो वो चला जाएगा पहले से, और दूसरे को उसी सेकंड दूसरा वही रहेगा, तो हो गए सेपरेट, अच्छे तरीके से सेपरेट हो गए ना। बस यही है सेपरेट करने का तरीका, ठीक है, इतना पता लग गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस वेपर्स ऑफ द लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड आर पास टू द कंडेंसर वेयर दे आर कूल्ड यूजली बाय द सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू द एयर एंड कंडेंस्ड एज अ प्योर लिक्विड। ये सब कुछ वही लिखा हुआ है, वो प्रोसेस को समझाया हुआ है कि प्रोसेस कैसे हुई है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कैसा, सबसे पहले लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, बताओ, लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में। वेपर किस में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट, लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर में। वेपर क्या हुआ, वेपर फिर से लिक्विड स्टेज में आया, कैसे, हमने उसको कूल डाउन किया, लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर को कूल डाउन किया और फिर से वो कहाँ पे आ गया, लिक्विड स्टेज में आ गया। और इस तरीके से हम क्या कर देंगे, उसको सेपरेट कर देंगे। अगर कोई इसका प्रिंसिपल पूछ ले, यहाँ पर प्रिंसिपल दे नहीं रखा, पर फिर भी अगर कोई इसका प्रिंसिपल पूछ ले तो आपने बोलना है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट लेस देन एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, इतना याद रखना। तो यहाँ तक तो अगर किसी को समझ आ रहा है तो बल्ले बल्ले शावा तो बनती है शिनशन वाली, हाँ बिल्कुल बनती है। लेक्चर बोरिंग तो नहीं लग रहा, अगर लग रहा है तो बता देना कमेंट बॉक्स में, हर एक इंडिविजुअल बच्चे का रिप्लाई दूंगी मैं सच में। तो मेरी एक्सप्लेनेशन देख के तुम्हें पता लग रहा होगा कि हाँ भाई समझ आ रहा और बेस्ट है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो मुझे बोल भी सकता है, और अगर नहीं आया तो बोल देगा, अगर आया है तो बोल देगा यस, थम्स अप। मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि किसको किसको समझ आया और किसको नहीं आया। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, यस, जब तक यस नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्लियर है ये नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे वही बता रखे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि डिस्टिलेशन की प्रोसेस क्या अभी डिस्कवर हुई है, नहीं, परफ्यूम्स जो पुराने टाइम पे इत्र वगैरह बनते थे, परफ्यूम्स को ना इत्र भी बोलते हैं। इत्र कैसे बनते हैं, फ्लावर से बनते हैं, फ्लावर्स के जो पिगमेंट्स हैं उनमें से कलर्स वगैरह भी निकल जाते हैं, पिगमेंट से कलर निकल जाएंगे, और उसमें उनकी फ्रेगनेंस भी लेते थे, है ना, उनकी फ्लावर्स की फ्रेगनेंस को लेना है ना, अलग अलग फ्लावर के अलग अलग फ्रेगनेंस, और उसमें से कैसे बनाते थे, फ्रेगनेंस को लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए, उसकी फ्लावर्स में से उसकी फ्रेगनेंस को एक्सट्रैक्शन करने के लिए क्या करते थे, डिस्टिलेशन का ही यूज़ करते थे उस टाइम पे। ये देखो तब के टाइम की डिस्टिलेशन इस तरीके से होती थी, ये देखो इस तरीके से डिस्टिलेशन हो रही है, ये सब उस टाइम की डिस्टिलेशन है, ये उस टाइम की डिस्टिलेशन है, और आज के टाइम की डिस्टिलेशन कॉनिकल फ्लास्क टाइप, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब उसके बाद आ जाओ आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्या आ जाएगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना, कलर लिखेंगे कुछ, अब मैं नहीं लिखूंगी, अब कलर लिखेंगे, कलर ही तो लिख रहे हैं तब से, कलर लिखेंगे अब कुछ, है ना। क्रोमा का मतलब है कलर, ग्राफी का मतलब है लिखना। लिख लो अपनी कॉपी में, लिखो क्रोमा, सभी लिखो क्रोमा इक्वल्स टू कलर, ग्राफी इक्वल्स टू लिखना, मतलब राइटिंग, ठीक है।
और जिस पेपर पे ये क्रोमेटोग्राफी, मतलब ये क्रोमेटोग्राफी होती है, उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राम। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये फैक्ट है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। द वर्ड क्रोमेटोग्राफी कम्स फ्रॉम द वर्ड क्रोमा। क्रोमा का मतलब क्या है? कलर, और ग्राफी का मतलब क्या है एक्चुअल में? राइट। तो मतलब क्या है? कलर्स। कलर्स क्या करेंगे? लिखेंगे। अब इतना पता लग गया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या होगा? क्रोमेटोग्राफी का मतलब, क्रोमेटोग्राफी है क्या बेसिकली? देखो, क्रोमेटोग्राफी देखने से पहले आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी। आपको क्या करना है? आपको एक पेपर लेना है, कोई भी एक पेपर ले लेना है। जैसे मैं ले रही हूँ, अब मैं ले रही हूँ एक पेपर ले रही हूँ, और एक पेपर के ऊपर आपने लगाना है एक स्पॉट। हाँ, एक स्पॉट मैं पेंसिल के साथ लगा रही हूँ, बट आपने किसके साथ लगाना है? आपने पेन के साथ लगाना है। पेन के साथ, स्केच के साथ, मार्कर के साथ। चलो मार्कर के साथ लगाते हैं। आई हैव अ मार्कर, तो उसके साथ लगा देते हैं। यस, ऐसे ही करना है आपने बट मैं बता रही हूँ कैसे प्रोसेस करना है। और इसको ऐसे कुछ पानी लेना है, अब मेरे पास यही है, और इसको ओवरनाइट ऐसे छोड़ देना, इस तरीके से ऊपर किसी चीज़ से रख देना, स्पॉट में रख देना, और ओवरनाइट छोड़ देना। ये याद रखना, ये जो आपने स्पॉट्स बनाए हुए हैं ना, 0 0 0 ऐसे स्पॉट बनाए हुए हैं, इनको पानी से दूर रखना। ये पानी के टच में नहीं आने चाहिए। इनको ऊपर बना देना, और पानी के टच में थोड़ा नीचे वाला पेपर लेके आना। ओवरनाइट छोड़ोगे तो अगले दिन देखोगे ये सारे जो इंक होगी, जो ये फैल चुकी होगी। या अगर इतना कुछ नहीं करना, मैम ये इतना कुछ कौन करेगा, हमें कुछ न्यू चीज़ बताओ। अगर आपने इतना कुछ नहीं करना तो आप ये चेक करना, कई बार ऐसा होता है ना, हम जेल पेन से लिखते हैं और पानी गिर जाता है हमारी कॉपी के ऊपर, वो सारा जेल पेन बिखर जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि हमने ब्लू पेन से लिखा हुआ था शायद, और या फिर उसमें ब्लैक स्पॉट भी था कुछ। हाँ, वो देखो, तो इसका मतलब तुमने क्रोमेटोग्राफी आती है तुम्हें। यही तो था एक्सपेरिमेंट पेपर क्रोमेटोग्राफी का, कि जो पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका। पेपर क्रोमेटोग्राफी किसके लिए आती है? पिगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे फूड के लीव्स में जो पिगमेंट्स है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो कलर के पिगमेंट्स है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक कोई भी कलर है ना, वो बहुत सारे कलर्स के साथ मिल के बना होता है, क्योंकि एक जो प्राइमरी कलर होता है ना, प्राइमरी कलर्स, एक सेकेंडरी कलर, मान लो ब्लू है, या फिर मान लो ग्रीन है, या वायलेट है, वायलेट ब्लू ग्रीन, या किसी एक से मिक्स होके बना होता है। यस, अब इसको पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपन व्हेन अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स ऑन समथिंग रिटन इन अ स्केच पेन? हाँ, हमें पता है मैम, फैल जाता सब कुछ फैल जाता है। तो फिर यू मे हैव नोटिस एज कलर स्प्रेड इफ द स्केच पेन इज ब्लैक, डिफरेंट कलर माइट स्प्रेड आउट। ये मैंने अभी बताया कि अगर जेल पेन है, जेल पेन में पानी गिर जाएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि ब्लैक से लिखा हुआ था हमने, शायद इस तरीके का होता है ना। तो वो क्या है, डिफरेंट पिगमेंटेशन होती है, उसमें डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में बस यही करना है आप लोगों ने, एक वही चीज़ है, देखो ध्यान से, एक डार्क स्पॉट लेना है, एक स्पॉट लगाना है, बस एक स्पॉट लगाना है, जैसे यहाँ पे लगाया था, ओवरनाइट उसको डिप कर देना है पानी में। याद रखना जो स्पॉट लगाया हुआ है, जैसे ये जो स्पॉट लगाया हुआ है, ये स्पॉट जो है ये पानी के साथ टच नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा ऊपर बनाना और यहाँ तक पानी को टच करना। पर एक दिन बाद जब चेक करोगे ना, तो चेक देखना, पानी, ये पेपर जो है ना, वो पूरा पानी ऑब्जर्व कर चुका होगा, सोख चुका होगा अपने अंदर। और जब इसने पूरा पानी सोख लिया होगा अपने अंदर, तो ऑब्वियसली जो ये स्पॉट लगाए होंगे आपने, ये भी फैल चुके होंगे। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कलर किस दो कलर से मिक्स करके बना हुआ है, ये चेक कर सकते हैं। और हम लीव्स, स्पेनिश लीव, जैसे स्पेनिश लीव ले ली, पालक के पत्ते ले लिए, उसमें हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से पिगमेंट्स हुए थे यूज़, कौन कौन से पिगमेंट्स हैं उसके अंदर। ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट में देखो, एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सबसे पहले उसने टेक अ 3 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर, या क्रोमेटोग्राम बोल देंगे इसको, क्रोमेटोग्राफिक पेपर को क्रोमेटोग्राम बोल देंगे। अ ड्रॉ अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ बॉटम ऑफ द पेपर। ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दो और डॉट ना दो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, मेक अ स्पॉट विद ब्लैक स्केच सेंटर पे, लाइन पे स्पॉट बना दिया, ठीक है, बना दिया मैम स्पॉट। उस पर थर्ड पॉइंट पे क्या है, थर्ड पॉइंट पे मैम हमने क्या करना है, एक ना बिकर पे लेना है पानी में ऐड कर देना, देखो, टेक इनफ वाटर टू मेक अ थिन लेयर एट अ बॉटम ऑफ अ गैस जार, अ मेजरिंग सिलेंडर। हमारे पास कोई मेजरिंग सिलेंडर नहीं है, हम क्या कर देंगे, इस तरीके का कांच का गिलास ले लेंगे बस। उसके बाद प्लेस अ पेपर स्ट्रिप विद द इंक स्पॉट वर्टिकली इनटू द कंटेनर सो दैट द लोअर एंड डिप्स इनटू द वाटर लेवल शुड बी बिलो द स्पॉट। ये मैंने बोला ना, अभी बताया तुम्हें, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलो द स्पॉट वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलो द स्पॉट का मतलब क्या है
कि ऐसा थोड़ा ना होगा कि ये स्पॉट है इसी को पानी के अंदर डिप कर देंगे, भाई नहीं, ये स्पॉट ऊपर होना चाहिए, ये स्पॉट क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे नीचे तक, स्पॉट के नीचे नीचे तक डिप करेंगे। फिर रात को क्या होगा, रात को होगा जादू, जादू मंत्र होगा और पानी को ऑब्जर्व कर लेगा पेपर और स्पॉट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने तो स्पॉट तक उसको पानी प्रोवाइड ही नहीं किया, पर वो स्पॉट तक पहुंच जाएगा और इंक को कर देगा फैलाव, इंक को कर देगा फैलाव, और बस वहां पे हमें पता चल जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर हमने पेपर पे स्पॉट किया था कलर, वो किन 2 कलर से मिक्स होके बना था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला, ऑब्जर्व द पेपर वाटर राइजेस, ऑब्जर्व करो, बस ये ऑब्जर्व करो तुम लोगों ने, सारा हो गया। उसके बाद क्या, दिस मेथड, ये मेथड यूज किसके लिए होता है, अभी मैंने बताया कि 2 चीज़ों को, 2 कंपोनेंट्स जो मिक्स हुए होंगे, हमें वो फाइंड आउट करने के लिए कि किन किन, हमें ये चेक हो जाएगा कि कौन से 2 कंपोनेंट मिक्स हुए हैं, ये पता लग जाएगा, कौन से 2 कंपोनेंट्स मिक्स हुए हैं ये पता लग जाएगा। इट इज यूज डिफरेंशिएट इंट्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट विद सॉल्वेंट पेपर, सॉल्वेंट एंड पेपर टू सेपरेट दैम। The liquid carries substance of paper separating them based on how fast they move. You can also try with the green food color instead of black ink. Use a 2% mass by weight solution as salt solution as the solvent. मतलब तुम लोग क्या कर सकते हो, स्पेनिश लीव ले लेना और वो डिप कर देना और इसमें सॉल्ट सोल्यूशन ले लेना, पर तुम लोग ज़्यादातर पेपर क्रोमेटोग्राफ में के लिए इंक वाला सोल्यूशन ले लेना। अब इसमें क्या करना है, इसका प्रिंसिपल क्या है, जैसे मैंने डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल बताया, डिस्टिलेशन का कोई प्रिंसिपल बोलेगा तो क्या होगा बताओ, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना, ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा कौन कौन सा बच्चा बता रहा है। पॉज करो, आई एम वेटिंग, पॉज करो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, बोलो बोलो, लिख लिया, लिख लिया होगा अब तक तो, लिख लिया। हाँ, उसी तरह इसका भी कोई प्रिंसिपल होगा, इसका मैं चेक करूंगी कौन सा प्रिंसिपल लिखा हुआ तुमने, उसी तरह इसका भी कोई प्रिंसिपल होगा। इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो वाटर है वो डिफरेंट रेट पे मूव कर रहा है, डिफरेंट रेट पे। जैसे मैंने अगर एक जगह रेड स्पॉट बनाया, एक जगह ग्रीन, एक जगह येलो, तो ग्रीन स्पॉट के लिए अलग से रेट होगा, रेड के लिए अलग और येलो के लिए अलग। ग्रीन जो होगा वो अलग रेट से मूव करेगा, क्या पता ग्रीन थोड़ा ही फैले, येलो ज़्यादा फैले, या रेड कुछ कम फैले, इस तरीके से भी हो सकता है, या रेड कुछ ज़्यादा ही फैले, मतलब अलग अलग रेट पे डिपेंड करता है, किस पे, अलग अलग रेट पे डिपेंड करता है। इतना समझ आ गया, यहाँ तक है क्लियर सभी को, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो सुपर डुपर क्लियर, बोलो सुपर डुपर क्लियर, यहाँ तक सुपर डुपर क्लियर है सभी को, है ना, क्लियर है सुपर डुपर क्लियर। देखो इसने गला ही घोट दिया इसको बेचारी टेडी का, तुम लोग इस चैप्टर का गला घोट दोगे, मैंने बोल दिया तुम्हें कि चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, सच में बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा, अब होमोजेनियस तो हमने कर लिए सेपरेट, अब आ जाए तुम्हारे हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मैम कर लिए, बस यही थे, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, और तुम्हारा लास्ट में क्या था, पेपर क्रोमेटोग्राफी। डिस्टिलेशन में क्या यूज करते थे, सॉलिड या लिक्विड, यस लिक्विड। और क्रिस्टलाइजेशन में क्या स्टेप इंपॉर्टेंट था, मैम याद नहीं आ रहा, हाँ, कूल करना, सी से क्रिस्टलाइजेशन, सी से कूल करना, ऐसे भी याद कर सकते हो। क्रिस्टलाइजेशन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कूल करना इंपॉर्टेंट है। लास्ट पेपर क्रोमेटोग्राफी कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड है, पॉज करके कमेंट में रिप्लाई करना, कौन सा प्रिंसिपल पर बेस्ड है, मैम अभी बताया था, बैक करके देख लूँ, नहीं बैक नहीं करना, बताओ क्या क्या कौन सा प्रिंसिपल पे है। हाँ बिल्कुल सही, जिसने भी बताया है सामने, तुमने बताया ना, चलो बिल्कुल सही बोला तुमने, और तुमने गलत बोला है, तुमने सही बोला है कि डिफरेंट रेट पे मूव कर रहे हैं, जो भी स्पोर्ट्स है वो क्या है, डिफरेंट रेट पे मूव कर रहे हैं। अब आ जाओ सेपरेट करना हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन में है। हेट्रोजीनियस में क्या होंगे, 2 इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल मतलब जो पहले से मिक्स नहीं हुए ये तो बहुत ईजी हो जाएंगे, बोलो कैसे। देखो होमोजीनियस में क्या था, वो पहले से बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी और मिक्स हो गए थे अच्छे तरीके से, उनको सेपरेट कर रहे थे वैसे, ये पहले से इनकी लड़ाई चल रही है, ये मिक्स है ही नहीं है और इनको सेपरेट कर रहे हैं। मैम जब ये मिक्स ही नहीं है, इनको सेपरेट कैसे कर रहे हैं, ऑयल प्लस वाटर, इनको मिक्स कर दिया, हाँ मैम वो मिक्स होंगे नहीं, ऑयल की लेयर ऊपर हो जाएगी और वाटर नीचे, उसको सेपरेट करने का तरीका, मैम इसमें क्या, आप ऑयल ऊपर से चम्मच से निकाल दो, ये तो हो जाएगा नॉर्मल तरीका तुम्हारा। पर ऐसे अगर हमने सही से उसको सेपरेट करना हो तो फिर क्या, मैम हाँ सेपरेट तो कर सकते हो, उसको भी सेपरेट करना है, तो बस इमिसिबल को क्या, अगर तुम होमो को सेपरेट कर सकते हो तो हेटेरो को सेपरेट करना तुम्हारा बाएं हाथ का खेल है। पहले बताओ होमो वाले क्लियर हो गए तुम्हें अच्छे तरीके से, तो बस हेटेरो वाले तो और अच्छे से हो जाएंगे।
ऑयल वाले एग्जाम्पल देखो, ऑयल वाले एग्जाम्पल आ गई। इमिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं हो रहे, देखो यहाँ पे मैंने फिर से बता देती हूँ, इमिसिबल मतलब दे डोंट मिक्स, द मिक्सचर द डोंट मिक्स इज कॉल्ड एज इमिसिबल लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लाइन लिख लेना तुम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस इमिसिबल में क्या लेंगे, यहाँ से मैं समझाती हूँ, उसके बाद स्टेप्स पढ़ लेंगे। देखो ये क्या है, एक स्टैंड लिया मैंने, लेबोरेटरी स्टैंड लिया, एक स्टैंड लिया, ये स्टैंड है। उसके बाद ये क्या लिया, एक फ्लास्क ले ली, एक फ्लास्क ले ली, एक स्टॉप वॉच ले ली, स्टॉप मतलब यहाँ से स्टॉप कर लेंगे, ये स्टॉप वॉच ले ली, और यहाँ से कॉनिकल फ्लास्क ले ली, इसको क्या कहते हैं, कॉनिकल फ्लास्क कह देंगे। अब ऊपर देखो, इसको उल्टा दिया, इसको उल्टा दिया, इसमें क्या है, वाटर प्लस क्या है, वाटर प्लस ये क्या है, ऑयल, ये क्या है, ऑयल, वाटर प्लस ऑयल है, ठीक है, ये क्या है, ऑयल, वाटर प्लस ऑयल है, ऑयल को और वाटर को मिक्स किया। अब देखो स्टॉप वॉच लगाई, स्टॉप वॉच को ऐसे घुमा दिया, वाटर नीचे 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 नीचे, ड्रॉप आउट आते रहेंगे ऐसे, टिप 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 टिप, और जब ऑयल आना शुरू हो गया तो बंद कर देना स्टॉप वॉच को, बस। अरे मैम इतना इजी, बस यही करना है, कुछ केमिकल नहीं ऐड करना। क्या मैम कुछ कूल डाउन नहीं करना, मैम क्या बॉइलिंग पॉइंट नहीं चेक करना इसमें, जैसे उसमें डिस्टिलेशन में कर रहे थे, मैम क्रोमेटोग्राफी में की तरह नहीं कुछ करना। अरे कुछ नहीं करना, बस यही करना। तुम्हारे हिसाब से देखो कितना ईजी है ना, ईजी, तो बस यही किया। देखो ध्यान से देखना, पहला पॉइंट देखो, पोर मिक्सचर ऑफ 5 ml मस्टर्ड ऑयल, पहले मिक्स कर दो, पहले मिक्स करोगे तभी तो सेपरेट कर पाओगे ना। पहला वाला पॉइंट क्लियर है, हाँ मैम पहला वाला पॉइंट तो क्लियर है मैम, हमें सभी पॉइंट क्लियर हो गए हैं, पर फिर भी हम रीड आउट कर लेते हैं। अब उसके बाद इसको अनडिस्ट्रीब्यूट हो गए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, देखो इफ यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेपरेट लेयर, सेपरेट लेयर बन जाएंगी, पहली लेयर अलग हो जाएगी ऐसे, और दूसरी लेयर अलग से बनेगी। तो येलो कलर्ड मस्टर्ड ऑयल फॉर्म अपर लेयर, वाटर फॉर्म द लोअर लेयर। कैन यू एक्सप्लेन, ये पूछ रहा है कैन यू एक्सप्लेन, कर सकते हो, जब मैं हूं साथ तो डरने की क्या बात। उसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑयल की, वाटर की क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वो नीचे है, ऑयल की डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर है। अगर उनकी डेंसिटी सेम होती तो मिक्स हो जाते ना आपस में, डेंसिटी का डिफरेंस है इसलिए मिक्स ही नहीं हो पा रहे। यस डेंसिटी का डिफरेंस है इसलिए मिक्स ही नहीं हो पा रहे, इसलिए ऑयल जो है ऊपर है और वाटर क्या है नीचे। कर दिया एक्सप्लेन भाई, आगे चलो। ओपन द स्टॉप कॉक, स्टॉप कॉक या स्टॉप वॉच, स्टॉप कॉक को ऐसे कर दिया, जितना पानी आ गया, जितना पानी आ गया वो नीचे नीचे रहा, और जितना ऑयल बचा ऊपर वो रहने दिया। उसके बाद क्लोज कर दिया और कलेक्ट कर दिया पोर्शन को, बस इतना इजी था। यस बहुत इजी था। अब देखो इतना इजी था, वाज इट दैट इजी, यस ये बहुत इजी था। अब आपको भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, इस चैप्टर में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब बताओ इस पॉइंट पे यहाँ तक आने के बाद जोश लेवल कैसा है, हाई है या लो, हाई लग रहा है ना, तो बस ठीक है। अब उसके बाद प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, सब्लिमेशन कैसे पढ़ना है। देखो सब्लिमेशन में क्या है, सब्लिमेशन एक प्रोसेस है, यहाँ पे क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मैम सॉलिड गैस में, हाँ जो सॉलिड है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सॉलिड कैसे लेते हैं, सॉलिड मैं कैम्फर ले लेती हूँ, सॉलिड मैं क्या ले लेती हूँ, कैम्फर ले लेती हूँ। अब मैंने कैम्फर लिया, कैम्फर और मैंने सैंड को मिक्स कर दिया, कैम्फर और सैंड को मिक्स कर दिया, कैम्फर के छोटे छोटे टुकड़े उनको मिक्स कर दिया। अब उनको हीट करना शुरू कर देती हूँ, कैम्फर तो इवेपोरेट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। सैंड वेपराइज होगी क्या मैम, सैंड कहाँ से वेपराइज होगी, बस सैंड वेपराइज नहीं होनी। अब कैम्फर जो वेपराइज हुआ वो वहाँ यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, कैम्फर जो है यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जहाँ पे कलेक्ट होना, अब जब इसको कूल डाउन करना है तो ये यहाँ पे कॉटन लगाया हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कॉटन नहीं लगाएंगे तो इसके वेपर सारे बाहर को निकल जाएंगे। तो कॉटन लगाया हुआ है तो वेपर जो है यहाँ पे कलेक्ट डाउन होना शुरू हो जाएंगे। तो जब इसको यहाँ से निकाल देंगे सैंड को, जब तो ये इस पूरे फ्लास्क में क्या है, कैम्फर अलग से सेपरेट हो जाएगा, और नीचे जो चाइना डिश रखी हुई है वहाँ पे सैंड अलग से सेपरेट हो जाएगा। बस यही तरीका था। क्या इसमें कोई डिफिकल्टी है, नहीं मैम कोई डिफिकल्टी नहीं। देखो सबसे पहला स्टेप देखो, टेक अ क्लीन एंड ड्राई गैस ग्लास फनल इसको बोलते हैं, मैम ले ली। उसके बाद कीप दिस फनल इन्वर्ट, इस फनल को इन्वर्ट कर दिया ताकि इसमें कैम्फर के वेपर्स जो है कलेक्ट हो रहे हैं। अब उसके बाद बर्नर कर दिया। उसके बाद ये वायर गोज है, वायर गोज तो पता चल रहा है, वायर गोज किसके लिए होता है,
ताकि मैम वायर गॉश इसीलिए होता है ताकि हम डायरेक्ट हीट किसको ना दे पाए, हाँ डायरेक्ट हीट हम किसी ना दे पाए, उस कांच को ना दे पाए या चाइना डिश को ना दे पाए। डायरेक्ट हीट सप्लाई करने से हम बचते हैं। डायरेक्ट हीट सप्लाई करने से बचने के लिए यह वायर गॉश रखा जाता है। और इसको ट्राईपॉड, 3 पैरों वाले स्टैंड को ट्राईपॉड स्टैंड बोलते हैं। 3 पैर मतलब ट्राईपॉड स्टैंड, ठीक है, याद रखना, ट्राईपॉड स्टैंड। उसके बाद हीट कर दिया चाइना डिश में। केमिस्ट्री लैब में कोली को चाइना डिश बोलते हैं, ये चाइना से नहीं आई, बस इसको चाइना डिश बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व कर दिया उसको, ये फनल के ऊपर अट्रैक्ट वो डिपोज हो जाएंगे। और उसके बाद बस आप देखोगे कि वाइट जो है स्कैम्पर जो है वो कलेक्ट हो रहा है। अब इस प्रोसेस में एक चीज़ याद रखनी है आपने, सॉलिड जो है, मैंने एक चीज़ बता दी आपको, सॉलिड जो है डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड डायरेक्ट गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को होती है सब्लिमेशन। और जब गैस से सॉलिड वापस आ रहा हो उस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। ये याद रखना है बच्चा, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये देखो ये लिखा भी हुआ कि द चेंज ऑफ डायरेक्टली सॉलिड स्टेट टू वेपराइज टू द पासिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट पे नहीं जाना, सॉलिड से लिक्विड में नहीं जाना, लिक्विड को कर दो कैंसिल, सॉलिड से सीधे गैस पे जंप कर देना, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन में वापस आना हो, जब कूलिंग करना हो वेपर्स को, उसको कहते हैं डिपोजिशन। बस यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई। ये चीज़ क्या कैंपर पे ही हो सकती है, नैप्थलीन बॉल पे भी हो सकती है। देखो क्या हमने ये प्रोसेस देखी हुई है, हमने ये प्रोसेस देखी हुई है अपने घर में। तुमने नैप्थलीन बॉल देखी है, हाँ देखी हुई है। तो नैप्थलीन बॉल मम्मी, आपको अपनी मम्मी को पूछना, सर्दियों के कपड़ों में मम्मी नैप्थलीन बॉल डाल देती हैं। तो जब आप गर्मियों में देखते हो ना, या फिर देखो सर्दियों के कपड़ों में मम्मी ने डाली नैप्थलीन बॉल, आप महीने बाद देखना उन्हीं कपड़ों में नैप्थलीन बॉल गायब हो जाएगी। क्या कपड़े खा गए नैप्थलीन बॉल को? नहीं, वो नैप्थलीन सब्लिमेशन हो गई, सब्लाइम्स हो गई। तो वो सॉलिड थी, ऐसे टॉफी टाइप होती है, सॉलिड खानी नहीं होती, वो जहरीली होती है भाई। टॉफी तो ऐसे मैंने बोला, टॉफी की तरह शेप में होती है, उसी गोल्ड शेप में। सॉलिड से वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, हाँ गैस में कन्वर्ट होगी। इसलिए अब जो अगरबत्ती, धूप दिखाने वाली है ना, भगवान की सेवा करने वाली अगरबत्ती क्या है, अगरबत्ती सॉलिड में है। जब उसको जलाते हैं तो क्या वो लिक्विड है, पानी की वर्षा देने लगती है? नहीं, वो सीधे किस में कन्वर्ट होती है, गैस में। तो बस यही सब चीजें हैं, यहाँ पे भी यही बताया हुआ है। नैप्थलीन बॉल की एग्जांपल दे रखी है कि आप नैप्थलीन बॉल की भी ले सकते हैं इन प्लेस ऑफ कैम्फर वगैरह। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो बोलो हाँ। अब उसके बाद आएगा सस्पेंशन। सस्पेंशन थोड़ा ही रह गया भाई, सब्र कर लो थोड़ा। सस्पेंशन, अब उसके बाद सस्पेंशन क्या है, देखो जब कोई ऐसे बल्की पार्टिकल्स, जैसे यहाँ पे सैंड वगैरह, मान लो ये सैंड है, सैंड को क्या कर दिया, लिक्विड में मिक्स किया। सैंड को क्या किया, लिक्विड में मिक्स किया। जब सैंड को हम लिक्विड में करते हैं मिक्स, सैंड को जब लिक्विड में मिक्स करते हैं तो ये उसके पार्टिकल ऊपर सस्पेंडेड रहते हैं। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे ना, उसके पार्टिकल देखो सस्पेंडेड दिख रहे हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। उस मतलब ये सोल्यूशन के आर पार तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्या इस सोल्यूशन के कुछ आर पार दिखाई दे रहा तुम्हें? नहीं दिखाई दे रहा। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम सस्पेंशन सोल्यूशन बोलते हैं। अब इस सस्पेंशन सोल्यूशन में एनसीईआरटी में आपके पास वो है, डायग्राम है, ये देखो। सस्पेंशन सोल्यूशन में अगर आप लेजर लाइट डालोगे तो आपको अभी यहाँ पे पाथ क्लियरली विजिबल नहीं दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में अगर यहाँ पे वीडियो में नहीं दिख पा रहा, बट ये देखो पाथ दिख रहा है ना। और यहाँ पे देखो, ये देखो आपकी तरफ आ रही होगी लेजर, है ना, लेजर आपकी तरफ आ रही है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है बहुत बड़े होते हैं, इसलिए लेजर बीम जो है वो फैल रही है। जैसे ये देखो यहाँ पे लेजर बीम फैल रही है ना, फैल ही नहीं रही यहाँ पे, तो नहीं फैल रही ना, चेक करो। नहीं फैल रही ना, तो ये सस्पेंशन सोल्यूशन था ही नहीं, तो फैलेगी कैसे? तो सस्पेंशन सोल्यूशन होता क्या है बेसिकली? सस्पेंशन सोल्यूशन बहुत इजी है। देखो, लेट अस क्लोजली लुक द कंटेनर नंबर 5.2, इसने दे रखा है, पर हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा बोल रहा है ये। आप अपना देखो, यहाँ पे रिमूव हो गया अभी। देखो अब क्या बोला, सैंड के पार्टिकल जो है क्लियरली ऊपर दे रखा होगा 5.2, जो होमोजेनियस हेट्रोजेनियस में पड़ा, वो हेट्रोजेनियस का एग्जाम्पल ही है ये।
तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। देखा, ये बोला ना, सच ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सोलर पार्टिकल सैंड डिसॉल्व ही नहीं हो पाता, डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो अगर हम आप लोग वाटर में सॉल्ट को ऐड करोगे तो क्लियरली डिसॉल्व हो जाएगा, एक प्योर आपको ट्रांसपेरेंट ट्रू सोल्यूशन देखने को मिलेगा, साफ सोल्यूशन देखने को मिलेगा। जबकि इस सोल्यूशन में आपको कोई साफ सोल्यूशन आर पार दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है नहीं, आर पार बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, ट्रांसपेरेंट नहीं है, और ऊपर पार्टिकल तैर रहे हैं, सस्पेंडेड है, सस्पेंड मतलब ऊपर तैर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो क्या है, उन्हें सस्पेंशन बोल देते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, बल्क ऑफ पार्टिकल, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोल देते हैं। इन्हें हम अपनी क्लियर नेक्ड आई से देख सकते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा होगा, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक सस्पेंशन वगैरह क्लियर है, क्लियर है आपको? सस्पेंशन फॉर्म कैसे होगा, हाउ कैन वी सेपरेट मड फ्रॉम द सस्पेंशन, आप सस्पेंशन को कैसे सेपरेट कर सकते हो? देखो बहुत बढ़िया तरीका है, ये सेटल डाउन हो गया, ध्यान से देखो, नीचे आपको पार्टिकल दिख रहे हैं, सेटल डाउन हो गया। एक फिल्टर पेपर ले लेना, अब उसमें से पानी ऐसे ऐसे कर देना, अब तो कर नहीं सकती ना, मैं ऐसे कर देना, ठीक है, फिल्टर पेपर में से, और नीचे एक बीकर रख लेना। क्या होगा, फिल्टर पेपर के ऊपर ये सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स आ जाएंगे और नीचे क्लियर पानी आ जाएगा। अरे इतना भी क्या सोचना, चाय बनाइए, सभी ने चाय बनाइए, चाय क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्या होमोजीनियस, हाइड्रोजीनियस, उसमें पत्ती भी डली हुई है। अब छाननी क्या है, जो छन्नी है, जो छाननी है आपकी, उधर छाननी को क्या बोलते हैं, वो एक फिल्टर पेपर की तरह एक्ट कर रही है। उसमें आप चाय को डाल रहे हो, वो सभी क्या है, सल्यूट वगैरह सभी सस्पेंशन पार्टिकल्स को अपने अंदर रख रही है और साफ चीज़ों को बाहर रख रही है, तो वो क्या है, वो भी बेस्ट एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल है कि सेपरेट कैसे करनी है, यही एग्जाम्पल हुई, ठीक है, समझ आ गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये देखो, ये पढ़ने में देखो कि इफ यू हैव वाटर अनडिस्ट्रीब्यूटेड द हैवियर मड पार्टिकल सेटल्ड इन द बॉटम, देखो यहाँ पे बॉटम पे सेटल हुए दिख रहे हैं हमें, सेटल हुए हैं बॉटम पे। उसके बाद क्या है, अगर आप कॉटन क्लॉथ को या फिल्टर पेपर ले लिया हमने छाननी भी ले सकते हैं, है ना, फिल्टर पेपर लिया, वाइल सम लार्ज पार्टिकल्स विल रिमूव्ड, वाटर ऑफ्टन रिमेन एज अ क्लाउडी रहेगा, वाटर ऑब्वियसली क्लाउडी रहेगा, बट बहुत जो बड़े पार्टिकल्स है वो बाहर निकल जाएंगे, छोटे पार्टिकल्स अभी भी उसमें मिक्स होंगे, तभी वो क्लाउडी अभी तक बना रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अभी आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन ये क्या है, मैं पंजाब साइड से, आपको पता है, तो पंजाब साइड में ना, मुझे नहीं पता आपके इधर करते हैं ये नहीं, ये हमारे पंजाब में करते हैं, किकली गाना भी गाते हैं, किकली कलीर दी वॉटेवर, पग मेरी वीर दी, इस तरीके से गाना गाते हैं। हाँ, इस तरीके से अपने हाथों को क्रॉस करना होता है, ऐसे से घूमते हैं सर्कल फॉर्म में, और ये यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगती है। सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स जो होती है ना, वो सेंटर पे लगती है। देखो जब ये दो लड़कियां घूम रही हैं आपस में, है ना, सुनीता और रीना, मान लो पुराने नाम दे दिए मैंने, एलिना और मिलीना ये नाम ले लो फिर, ठीक है। ये दो लड़कियां आपस में जब घूम रही है ना, जब ये दो लड़कियां घूम रही है, तो इसके जो सेंटर में जो है ना, यहाँ पे सेंटर पे जो फोर्स लग रही होगी उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, ठीक है। अब ये मतलब इसमें क्या होता है, आप ना कोई भी जो आप इसमें ना जो मिक्सचर होता है ना, कोई भी चीज़, उसको आप हाई स्पिन पे मूव करवाते हो। जैसे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे तो बता रखा है कि किकली में क्या आता है, आपको क्रॉस करती है आर्म्स को और होल्ड करना होता है एक दूसरे को, और स्पिन करना होता है, क्रॉस की आर्म्स को और होल्ड करना होता है, स्पिन करना होता है। अब बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंटर की तरफ लगती है, और ये क्या है, द प्रोसेस इन्वॉल्व स्पिनिंग मिक्सचर इन अ ट्यूब हाई स्पीड। देखो इसके क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो ये क्या, ये पैथोलॉजिकल लैब में होती है ये ट्यूब। बेसिकली आपने कभी अपना खून वगैरह तो निकाला होगा, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा से, तो वो टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, टेस्ट ट्यूब में, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग सैंपल्स होते हैं, उसको ऐसे सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में सैंपल में रख देते हैं, और इसको हाई स्पिन पे मूव करवाते हैं। और जब इसको हाई स्पिन पे मूव करवाते हैं ना, इसको हाई स्पिन पे मूव, ये तो घुमा रहे, इसको हाई स्पिन पे जब मूव करवाएंगे ना, तो ये अलग अलग फॉर्म हो जाएंगे। देखो इनकी लेयर्स अलग बन जाएंगी, यहाँ पे आरबीसीज बन जाएंगे, अलग अलग रेड बन जाएगा, रेड वाला आरबीसी अलग बन जाएगा, यहाँ पे आपके व्हाइट ब्लड सेल बन जाएंगे, और यहाँ पे आपका प्लाज्मा बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्लाज्मा बन जाएगा, यहाँ पे आपका व्हाइट बन जाएगा, और यहाँ पे आपका आरबीसी बन जाएगा। इस तरीके से आपका ब्लड सेपरेट हो जाएगा। ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा होगा शायद से, ये देखते हैं दे रखा क्या, नहीं दे रखा, तो बस ऐसे ही होता है वैसे तो। अगर आप देखो
पहले पे रेड ब्लड सेल हो जाते हैं, दूसरे में वाइट हो जाते हैं, तीसरे में प्लाज्मा। इस तरीके से आप अलग अलग, हम फिर पैथोलॉजिकल लैब वाले चेक कर लेते हैं कि आरबीसी में कोई ऐसे दिक्कत तो नहीं है या किसी और में। यस, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सेंट्रीफ्यूगेशन इज वाइडली यूज्ड इन अ लेबोरेटरी टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड को कंपोनेंट को डिफरेंट कर लिया, सबसे पहले रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, और उसके बाद वाइट ब्लड सेल भी आने थे इधर। ठीक है, तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट देखना, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर। अब उसके बाद आ गया आपका कोआगुलेशन। क्या आ गया आपका? कोआगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी देखो। कोआगुलेशन का मतलब है एक, देखो कोआगुलेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ। लड़कों को पता होगा, अब तुम्हारी दाढ़ी वगैरह तो नहीं आई होगी अभी, 9th क्लास में हो, किसी किसी की आगे होगी, है ना, किसी किसी की आगे होगी, किसी की अभी तक नहीं आई होगी। तो किसी की आगे होगी तो किसी की नहीं आई होगी। तो जिनकी दाढ़ी आ जाती है, अगर किसी की नहीं आई तो तुम अपने पापा वगैरह से पूछना, जब वो शेव करते हैं तो कई बार कट लग जाता है ना, बहुत दर्द होती है वैसे, है ना, जब शेव करते हैं तो कट लग जाता है, तो वो किसका यूज़ करते हैं? फिटकरी का यूज़ करते हैं। फिटकरी का यूज़ करते हैं, तो फिटकरी जब देखो शेव करते हैं, कट लग गया, यहाँ से खून बह रहा होगा, तो फिटकरी यूज़ करते हैं। तो फिटकरी क्या करती है? उसी ब्लड को रोक देती है। वो रोकेगी कैसे? क्योंकि फिटकरी क्या करती है? कोआगुलेट करने का काम करती है। फिटकरी जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, तो क्या करती है, जो हमारे आरबीसीज होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल को एक जगह कॉमुलेट कर देती है, इकट्ठा कर देती है। उसके कारण एक जगह क्लाउड बन जाता है और एक रुक जाती है। यही काम करती है बस फिटकरी। फिटकरी क्यों क्या बोलते हैं? पोटाश एलम बोलते हैं। फिटकरी क्यों बोलते हैं? पोटाश एलम। देखो एलम बोलते हैं, देखो एलम, पाउडर एलम फिटकरी जिसको बोलते हैं, वो मडी वाटर में डालनी है हमने। मडी वाटर में डाल दी, मडी वाटर में डाल घुला देना। और एलम क्या करेगी? वाइट क्रिस्टल केमिकल बनाएगी प्योरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे कोआगुलेटर। द एलम इज एक्ट एज अ कोआगुलेंट। एलम क्या एक्ट करेगा? एज अ कोआगुलेंट एक्ट करेगा। ठीक है जी, तो ये देखो डिकेंटेशन में, एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय डिकेंटेशन। देखो ये देखो, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर कोआगुलेशन प्रोसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ? मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ये वाली बेस्ट एग्जांपल थी। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल थे, इसमें डालनी है, इसी में डाल दो मैंने फिटकरी, इसमें फिटकरी डाल देनी है। फिटकरी क्या करेगी? इन सभी पार्टिकल्स को नीचे बिठा देगी और ऊपर साफ पानी आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या किया, ये क्या था? ये सैंड का सोल्यूशन था, और इसमें क्या कर दी? फिटकरी ऐड कर दी। इसमें फिटकरी ऐड कर दी, बाहर से फिटकरी ऐड कर रहे हैं, और जब मैं बाहर से फिटकरी ऐड कर रही हूँ तो फिर क्या होगा? ये साफ पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साफ पानी। और फिटकरी क्या एक्ट करती है? एज अ कोआगुलेंट ऐड करती है। क्या ऐड करती है? एज अ कोआगुलेंट एक्ट करती है। ठीक है, पनीर तो सभी ने बनाया होगा, पनीर वगैरह बनाने में भी, पनीर वगैरह बनाने का प्रोसेस भी कोआगुलेशन कहलाता है, क्योंकि उसमें भी हम कोई खट्टी चीज़ या कोई ऐसे फिटकरी वगैरह यूज़ करते हैं। ये भी हो गया, है ना। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद है कोलॉइड। उसके बाद तुम्हारा टॉपिक है कोलॉइड। कोलॉइड क्या होते हैं? अब देखो, ब्लड को तो सेपरेट कर दिया तुम लोगों ने, ब्लड को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से। क्या ब्लड एक हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है, सस्पेंशन है? ये क्या है? कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस तो नहीं है मैम, इतना तो पता लग गया। मैम हेट्रोजीनियस भी नहीं है। मैम सस्पेंशन है क्या? नहीं, सस्पेंशन भी नहीं है। ये कोलॉइड है। कोलॉइड क्या होता है? जो कोलॉइड वो वाले मिक्सचर होते हैं जो ना तो होमोजीनियस हो ना तो हेट्रोजीनियस हो, उनके बीच में से हो गई। जैसे उन्हें बच्चे होते हैं ना, एक तो बच्चा बहुत सुपर डुपर इंटेलिजेंट, एक तो बच्चा बैक बेंचर, एक बीच में आते हैं एवरेज बच्चे। ये वही एवरेज है, ये वही एवरेज वाले बच्चे हैं। कोलॉइड के हैं, ये वही एवरेज वाले बच्चे हैं। यहाँ तक जोश मीटर हाई होना चाहिए आपका। हाउ इज द जोश राइट नाउ? 100 है ना, 100% ही होना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट, चलो यहाँ तक आयो, इसका मतलब पढ़ने की बिल्कुल जोश बिल्कुल हाई है, मोटिवेशन हाई है। तो चलो नेक्स्ट, चलो अब देखो हाउएवर नेक्स्ट क्या? ब्लड इज, देखो यहाँ पे वही मैंने बताया मैंने जो तुम्हें, ब्लड इज नेदर अ सोल्यूशन नॉर अ सस्पेंशन, इट इज अ कोलॉइड। क्या है ये? कोलॉइड। जैसे जो तब का बता रही हूं मैं, पानी में मिल्क को ऐड किया, पानी में मिल्क जो ऐड किया, ये कौन सा है? ये क्या है? ये भी एक क्या है? कोलॉइड।
पानी में मिल्क जो ऐड कर रहे हैं हम, ये भी क्या है, कोलॉइड है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके डिफरेंस है हमारे पास, डिफरेंस आ जाओ, सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या है। देखो बहुत अच्छे से समझ लेंगे। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन मतलब होमोजेनियस होंगे, होमोजेनियस होंगे सोल्यूशन। कोलॉइड क्या होंगे, कोलॉइड भी होमोजेनियस दिखाई देंगे, देखने में तुम्हें होमोजेनियस दिखाई देंगे, क्योंकि देखो होमोजेनियस मतलब जो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन के होंगे, है ना। इसमें देखो, इसको पहला सिप लोगे या लास्ट वाला सिप लोगे, तुम्हें टेस्ट सेम लगेगा। यही बताया था ना, होमोजेनियस में सेम कॉम्पोजिशन होगी, पर ये है क्या है, होमोजेनियस नहीं है, कोलॉइड है। सस्पेंशन में क्या है, अलग अलग। ये क्या है, सस्पेंशन, ये क्या है तुम्हारा सस्पेंशन, हेट्रोजीनियस। अब पार्टिकल का साइज देखो, सोल्यूशन में 1 नैनोमीटर से कम होगा। सोल्यूशन क्या है, वाटर प्लस सॉल्ट का, वाटर प्लस सॉल्ट का क्या होगा सोल्यूशन। यहाँ पे कोलॉइड में क्या होगा, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर। अब देखो इन दोनों का कंपैरिजन करना हो तो किसमें तुम्हें पार्टिकल का साइज ज्यादा लग रहा है, मैम इसमें ज्यादा लग रहा है पार्टिकल का साइज, इसलिए इसमें ज्यादा थोड़ा मडी मडी सा सोल्यूशन बना है। इसमें थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका मतलब पार्टिकल का साइज थोड़ा कम है। वही बात हुई, पार्टिकल का साइज 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो मतलब कोलॉइड है तुम्हारा, ये हुआ कोलॉइड, तो मतलब कोलॉइड है तुम्हारा, इसलिए बड़ा है। और पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो मतलब क्या हुआ, 1000 नैनोमीटर के से ज्यादा है, तो मतलब क्या हुआ, सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब ये वाला सोल्यूशन, सस्पेंशन वगैरह। उसके बाद विजिबिलिटी, ये विजिबल नहीं होता। जैसे अगर तुम वाटर प्लस सॉल्ट को मिक्स करो तो विजिबिलिटी क्या है, प्रॉपर विजिबल, प्रॉपर विजिबिलिटी है ये, है ना विजिबिलिटी। पार्टिकल्स कोई दिखाई दे रहा है, इसमें नॉट विजिबिलिटी का मतलब है कोई पार्टिकल दिखाई दे ही नहीं रहा। और कोलॉइड में क्या है, कोलॉइड में क्या है, ये विजिबल ही नहीं है, अच्छे से दिख ही नहीं रहा, दिख नहीं पा रहा। और ये क्या है, ये विजिबल है वैसे नेक्ड आई से, आर पार दिखाई दे रहा है, इसके पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर कोलॉइड की एग्जांपल दूं, कोलॉइड के मुझे पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, बता दो मुझे, यहाँ पे पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं या यहाँ पे, इस वाले में पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद सेटल डाउन, ये सेटल डाउन हो गया तुम्हारा, बट अगर तुम इसकी बात करो ये सेटल डाउन हो ही रहा, ठीक है। उसके बाद फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन जो हम कोलॉइड को कर सकते हैं, नहीं, कोलॉइड को क्या कर सकते हैं, कैन भी सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, ये गलत लिखा है, सेपरेट नहीं कर सकते भाई फिल्ट्रेशन से, सस्पेंशन को कर सकते हैं। अब उसके बाद टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट का मतलब है यहाँ पे सोल्यूशन में नहीं शो होगा, कोलॉइड और सस्पेंशन में होगा, ये सही लिखा हुआ है, ये गलत है, ये वाली कैन नॉट को कैन आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, तो ये समझ आ गई। उसके बाद लास्ट वाला तुम्हारा लास्ट टॉपिक, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट का मतलब है, देखो ये था लेजर लाइट, इसने क्या बोला है कि जब एक लेजर लाइट को आप एक बीकर में से पास करते हो, एक लेजर लाइट को एक बीकर में से पास कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, एक लेजर लाइट ली, ऐसे लेजर लाइट ली और इसको इस बीकर में से पास कर रहे हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आप बीकर में से पास विजिबल है, यहाँ तो विजिबल नहीं है क्योंकि ये कोलॉइड है, पर यहाँ से विजिबल है, ये पाथ दिखाई दे रहा है तुम्हें, छोटू सा पाथ दिखाई दे रहा होगा शायद से, दे रहा है, हाँ मैम पाथ विजिबल है। तो वो पाथ विजिबल क्यों हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। किसके कारण, लाइट क्या कर रही है, स्कैटर कर रही है। स्कैटर कर रही है मतलब देखो, ये देखा कभी, सुबह सुबह उठते हो और विंडो ओपन होती है और उसमें से धूल के जो पार्टिकल्स हैं वो सनलाइट के साथ पूरे ऐसे लाइन से ऐसे दिख रहे होते हैं, इस तरीके से ये दिख रहे होते हैं ना, ये पूरे, इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कर रही है लाइट, क्या कर रही है, स्कैटर कर रही है, यहाँ पे लाइट क्या कर रही है, स्कैटर कर रही है। देखो विजिबल है पाथ, इसका पाथ विजिबल है, पाथ विजिबल है। और उसके बाद ये लाइट सोर्स सन होगा, स्कैटरिंग हो रहे पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको धूल में ऐसे 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 ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे धूल में। तो यही क्या है, टिंडल इफेक्ट। देखो इसमें क्या है, हैव यू, इसमें देखो अगर पढ़ना हो तो कैसे देखोगे, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड लाइट स्कैटरिंग बाय पार्टिकल्स in your surrounding, the scattering of light by particles is known as a Tyndall effect। वही बात हुई, scattering of light by particles is known as a Tyndall effect। इसका हमने एग्जांपल बेस्ट तरीके से कर भी लिया। ये देखो लेजर, ये लेजर ली और लेजर इसमें डाली, ये क्या हो गया, इसका बीम साफ से दिखाई दे रहा है और स्कैटरिंग हो रही है पार्टिकल की। अब तो मेरे हिसाब से पूरा ऊपर दिखाई दे भी रहा होगा। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, टिंडल इफेक्ट हो गया। ये क्या है, टिंडल इफेक्ट है। तो
ये देखो, दिस इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल। वही बात हुई कि जब सुबह सुबह उठते हैं तो हमें एक फाइन बीम दिखाई देती है, एक फाइन बीम जो हमें दिखाई देती है डस्ट पार्टिकल की, उसी को भी हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आप वहां पे देख सकते हो स्टेडियम में लाइट्स होती हैं, स्टेडियम की लाइट्स भी क्या है, एक टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है, उससे भी हमें डस्ट पार्टिकल दिखाई दे रहे होते हैं। ये देखो स्टेडियम की लाइट है, स्टेडियम की लाइट भी क्या है, देखो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टिंडल इफेक्ट। ये भी क्या है, ये टिंडल इफेक्ट का है, ये भी टिंडल इफेक्ट का है, ये टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर व्हेन इट पासेस थ्रू अ कॉलॉइड और सस्पेंशन बट व्हेन इट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। अगर सॉल्ट प्लस वाटर में करेंगे तो स्कैटरिंग होगी नहीं होगी, सिर्फ एक बीम बन जाएगी। पर अगर ऐसे इसमें करेंगे, सिंपल में करेंगे तो क्या करेंगे, स्कैटर कर जाएगा। ये देखो ये तो कुछ और ही ऑन हो गया, ये स्कैटर कर जाएगा। अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्कैटर कर रहा है, देखो स्कैटर कर रहा है, स्कैटर कर रहा है। पर अगर हम एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन में बनेंगे तो बीम बनेगी, बीम बन रही होगी, स्कैटरिंग नहीं हो रही। स्कैटर का मतलब ये पूरी तरह सोल्यूशन रेड हो जाएगा। रेड होना अलग बात है और स्कैटरिंग होना अलग बात है। इतना क्लियर हो रहा है आप सभी को? आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा कि ये है क्या बेसिकली। और उसके बाद यहाँ तक यही बताया कि सेपरेट करने के वेज क्या है, बेसिकली मेथड्स क्या है। उसके बाद ये पढ़ लेते हैं, इस पैराग्राफ में भी बिल्कुल सेम ही बातें हुई हैं। यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो बस इसका मतलब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो अगर कोई भी किसी पार्ट में आपको कन्फ्यूजन है, कोई पार्ट समझ नहीं आया, तो प्लीज़ आप मुझे बताओगे। हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए कि मैम हाँ इस पार्ट में हमें रिप्लाई, इस पार्ट ये वाला पार्ट हमें समझ नहीं आया, हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, हमें वो वाली चीज़ समझ में, उस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे आप मुझे क्लिक करके बता देना कि इस पॉइंट पे समझ नहीं आया। आई डेफिनेटली रिप्लाई यू। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, अच्छे तरीके से पढ़िएगा और अच्छे तरीके से मेहनत करिएगा। ठीक है बच्चा, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।